कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और उधर जो कूलम्बियन फोर्स है वो काफी हद तक एक जैसे हैं। स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्म, वो मैं मान के चल रहा हूँ स्फेरिकल शेल के लिए लगेगा और किसके लिए लगेगा, सॉलिड स्फीयर के लिए लगेगा। बस ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि कूलम्बियन फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ/R²। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खून पसीना बहा चुके हैं। ये टॉपिक आपको उसका रिवार्ड देने के लिए है। और एक डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की ये मैंने आपको बता ही दी है। ठीक, अंदर में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये डबल स्टार सिस्टम है। PYQs अब आपने और करने हैं, बहुत सारे PYQ स्लाइड में है जो आपको मिल जाएंगे, वो आप एज अ होमवर्क करेंगे। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे है बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, धुआंधार मस्त एकदम धांसू तरीके से। यस, ग्रेट 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 ग्रेट, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। एग्जाम बहुत बहुत करीब है और हम फिर आ गए हैं आपके सामने माइंड मैप का अगला एपिसोड लेके। आज बात होगी ग्रेविटेशन पर। मैं मनीष शर्मा बहुत 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 स्वागत करता हूं माइंड मैप की इस मिरेकुलस सीरीज में PW प्लेटफॉर्म पर आपके लिए। तो जिन जिन बच्चों का ग्रेविटेशन कमजोर है या जो बच्चे ग्रेविटेशन को फटाफट से रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए ये वरदान के रूप में आपके सामने आ रहा है। और शुरू करने से पहले सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्यार और सपोर्ट इस सीरीज को दिया है। और ये सीरीज जो आपके लिए कर रही है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस पर्सनल भी आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी आ रहे हैं कि सर मजा आ गया, सर सारे PYQs हो जा रहे हैं, सर बहुत ही क्रिस्प रिवीजन हो गया, इतने कम समय में इतना खतरनाक रिवीजन पूरा का पूरा जो है इस सीरीज के थ्रू जो अपन कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी बेटा यही है सीरीज का कि कम समय में एकदम क्रिस्प तरीके से सारी बातें आपके साथ हो जाएं, सो दैट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एपिसोड का भी भरपूर फायदा उठाएंगे। तो स्वागत है आपका स्वागत है आपका ग्रेविटेशन के इस एपिसोड में। चलिए जी, तो लेट अस बिगिन द जर्नी, लेट अस बिगिन द स्टोरी। एक बार फिर से मैं मनीष शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त, आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो भाई ग्रेविटेशन हम सब जानते हैं कि वैसे तो 11th का टॉपिक है, पर जनरली हम ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ते हैं। इधर कोटा में तो हम ग्रेविटेशन 11th में पढ़ाते ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ाते हैं। कारण केवल इतना सा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और उधर जो कूलम्बियन फोर्स है वो काफी हद तक एक जैसे हैं। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। उधर कूलम्बियन फोर्स Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स M1 M2 के प्रोपोर्शनल है, 1/r², है ना। तो काफी हद तक दोनों एक जैसे हैं। इस वजह से आगे की कहानियां भी काफी हद तक सिमिलर बन जाती हैं। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है, उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाता है। तो काफी स्टोरी सिमिलर है। ऐसा होने की वजह से इसको 12th में पढ़ते हैं, सो दैट ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। ठीक, ये रही एक बात। इसी रीजन की वजह से पूरे ग्रेविटेशन को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रेप्लिका है, जिसमें हमें केवल इतना समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो K है वो ग्रेविटेशन में क्या है, दैट मीन्स फॉर्मुलेज इधर से उधर कन्वर्ट करने हैं। तो जो पहला हिस्सा है जो फंडामेंटल बातें करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वगैरह वगैरह, जो इस तरह की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कैसे निकलती है, डिफरेंट लोगों की वजह से क्या होगी, रिंग की वजह से क्या होगी, है ना, डिस्क की वजह से क्या होगी, वगैरह वगैरह, ये वाला जो हिस्सा है ये उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कॉपी कर लेते हैं। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मुलेज अगर हमारे दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं तो मैं आपको केवल इतना सिखाऊंगा कि कैसे उन फॉर्मुलोज को उधर से इधर कन्वर्ट करना है। दैट इज पार्ट 1 विच इज वेरी वेरी इजी, प्रोवाइडेड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा है। तो ये पार्ट तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ना भाई, पहला। दूसरा जो हिस्सा है ग्रेविटेशन का वो है जो डील करता है प्लैनेटरी मोशन से, केप्लर्स लॉ, केप्लर फर्स्ट लॉ, केप्लर सेकंड लॉ, केप्लर थर्ड लॉ वगैरह वगैरह से डील करता है, सैटेलाइट्स वगैरह से डील करता है ना भाई। तो सेकंड वाला हिस्सा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू से डील करता है, ये सेकंड वाला हिस्सा है। अब अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चूंकि फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रेप्लिका ही है और एग्जामिनर को पता है कि अगर मैं क्वेश्चन देता भी हूं तो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही फॉर्मूलों को कन्वर्ट करता है इधर ग्रेविटेशन में, ऐसा होने की वजह से फर्स्ट वाले पार्ट पर उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। दैट मींस सेकंड पार्ट जो है ग्रेविटेशन का उस पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और वो रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो हम करेंगे, दोनों कराऊंगा मैं आपको, दोनों छोड़ूंगा तो कुछ हो नहीं, दोनों कराऊंगा। पर अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा फोकस सेकंड वाले एरिया पर ज्यादा होना चाहिए। PYQs भी आप देखेंगे तो सेकंड वाले एरियाज पर ज्यादा PYQs आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है जी, तो सेकंड वाला हिस्सा है जिसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मजेदार बातें हैं, या कह लीजिए वो बातें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं हुई हैं वो सेकंड हिस्से में होंगी, तो उसको बहुत ध्यान से देखने और समझने की आवश्यकता है। ठीक है जी, तो ऐसे करके ये चलेगा। ओवरऑल ग्रेविटेशन का क्या वेटेज है,
अगर हम मेंस के एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल ग्रेविटेशन का क्या वेटेज है, तो ओवरऑल ग्रेविटेशन का बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं कह सकता हूं मैं, और बीच में काफी लंबा समय ऐसा भी था जब ग्रेविटेशन से ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे थे, पर अभी रिसेंटली ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस फिर से आने लगे हैं। दैट मीन्स ये फिर ट्रेंडिंग हो गया है, फिर ट्रेंडिंग हो गया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन से मिल जाएगा, जो जहां तक है सेकंड वाले पार्ट से होगा, जो प्लैनेटरी मोशन वाला पार्ट है वहां से होगा। एक क्वेश्चन की उम्मीद मेंस के पेपर में की जा सकती है, और एडवांस के पेपर में 2 क्वेश्चंस की उम्मीद की जा सकती है, एक फर्स्ट पेपर में, एक सेकंड पेपर में, एडवांस में। और जहां तक है दोनों ही एग्जाम्स में जो क्वेश्चन उठेगा वो पार्ट बी से उठेगा, पार्ट 2 से उठेगा। तो भाई तैयार हैं, ग्रिप अप हो जाइए फटाफट से तैयार हो जाइए। हमारी गाड़ी, हमारी शताब्दी एक्सप्रेस ग्रेविटेशन के प्लेटफॉर्म पर आके रुकी है, और अब ग्रेविटेशन को हम लेकर आगे चलने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग फिर से बता दे रहा हूं कि जो भी बच्चे इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो इस वीडियो को प्रॉपर क्लास की तरह देखें। दैट मीन्स आप प्रॉपर नोट्स वगैरह लेके अपनी कॉपी लेकर बैठे, और बेसिक बेसिक बातें जो मैं बताते जा रहा हूँ उनको दर्ज करें। मैं कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल बातें टच करूं, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल चीजें आपके सामने रख सकूं, पर चूंकि माइंड मैप है तो फटाफट फटाफट हमें चीजों को रिविजन मोड में देखना है, रिविजन मोड में देखना है। तो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, भले ही उतने अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा, पर अगर पहले पढ़ा हुआ है उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे दिमाग में, और बनाने भी हैं हमें, और वहां पर चीजों को रख लेना है। ठीक है जी। फिर इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद मेन चीजें जो आपने नोट करी हैं उसका भी सार समरी निकालकर, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सिलेक्शन डायरी, सिलेक्शन डायरी, सिलेक्शन डायरी, सिलेक्शन डायरी में मेन फॉर्मुलेज, मेन चीजों को दर्ज करना है, और फिर उसको डे बाय डे रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आपका क्रिस्प होगा कंटेंट, उतना आपका रिवीजन कारगर होगा। रिवीजन पूरे लेक्चर नोट से नहीं किया जा सकता है कि आपने 15 वीडियोस है तो 15 वीडियोस देख डाले, उससे पॉसिबल नहीं है रिवीजन करना, है ना। तो रिवीजन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास शॉर्ट नोट्स हो, और शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए हुए हों, खुद के बनाए हो, दूसरों के बनाए हुए नहीं, खुद मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ हो, तो बहुत आसानी से मुझे समझ में आता है, मुझे याद भी आता है, और मेरे दिमाग में जगह घेरता है। ठीक है जी। तो ये काम मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे जो सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा उनका परसेंटाइल आए, 99 परसेंटाइल प्लस का परसेंटाइल उनका बने, वो ये काम सीरियसली कर रहे होंगे। अभी भी काफी समय है, ये मत समझिएगा कि समय निकल गया है, अभी भी काफी समय है। अभी भी अगर हम आज से भी जोड़ते हैं तो भी काफी सारा समय है। समय की बिल्कुल कमी नहीं है, इच्छा की कमी है, समय की कमी कभी नहीं होती है। अगर इच्छा है और दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, तो फोड़ तो तुम दोगे, फोड़ तो तुम दोगे। तो स्वागत है सभी बच्चों का, जो मेरे प्रयास के अपने पर्सनल बच्चे हैं उनका स्वागत है, लक्ष्य के बच्चों का स्वागत है, दैट मीन्स 12th और 13th के सभी बच्चों का स्वागत है, और इन जनरल आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हो और आप 2024 का एग्जाम एम कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में क्रिस्प रहेगा, छोटा रहेगा, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रहेगा, और सारी चीजों को मैं आपके सामने फटाफट फटाफट रखने वाला हूं। तो चलो भाई साहब, श्री गणेश करते हैं, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कहानी को। तो आज के टारगेट मैंने आपको अभी बता ही दिए, तो हम 2 हिस्सों में तोड़कर देखने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रेप्लिका है, और फिर पार्ट टू जो कि प्लैनेटरी मोशन से डील करेगा, है ना भाई। तो आ जाइए, पहले पार्ट 1 की बात करते हैं, पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट पर बेसिकली कहानी क्या है, तो कहानी शुरू हो रही है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि न्यूटन भाई साहब ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अगर 2 पॉइंट मासेस हैं, ध्यान से सुनना, m1 और m2 करके 2 पॉइंट मासेस हैं जो कि r दूरी पर रखे गए हैं एक दूसरे से, r दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं, तो ये दोनों मासेस एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे। m1 m2 को अपनी तरफ खींचता होगा ऐसे, और m2 m1 को अपनी तरफ खींचता होगा ऐसे, है ना, राइट। ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही बात है। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी का नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा ही है। चूंकि हमने m1 m2 को पॉइंट मासेस माना है ना, तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर r बहुत ज्यादा हो जाए तो बॉडीज किसी भी शेप एंड साइज की हो, उनको पॉइंट मासेस माना जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। तो r अगर बहुत ज्यादा हो तो आप ये फॉर्मूला सीधे सीधे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर r फाइनाइट है, दैट मीन्स r बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला डायरेक्टली केवल 2 ही लोगों के लिए लग सकता है। और वो 2 लोग कौन कौन से हैं? वो है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का स्फेरिकल शेल
शेल और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो आर अगर फाइनाइट होता है, आर अगर फाइनाइट होता है, आर फाइनाइट, आर अगर फाइनाइट होता है, तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये किस किस के लिए लगता है? पॉइंट मासेस के लिए लगता है, पॉइंट मासेस के लिए लग सकता है ना भी। तो किस किस के लिए लगेगा? पॉइंट मास के लिए लगेगा, और किसके लिए लगेगा? स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्म, वो मैं मान के चल रहा हूँ, स्फेरिकल शेल के लिए लगेगा, और किसके लिए लगेगा? सॉलिड स्फीयर के लिए लगेगा बस, सॉलिड स्फीयर के लिए लगेगा बस, और किसी के लिए सीधे सीधे नहीं लग पाएगा। पॉइंट मासेस, स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर। और अगर आर इनफाइनाइट है, अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा है, आर इनफाइनाइट है, तो फिर किसी भी, किन्हीं भी बॉडीज के लिए, फॉर एनी बॉडीज रिगार्डलेस ऑफ देयर शेप एंड साइज, फॉर एनी बॉडी रिगार्डलेस ऑफ देयर शेप एंड साइज, ये फॉर्मूला लग जाएगा। दैट मीन्स मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कोशिश कर रहा हूं भाई साहब कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि मान लेते हैं कि ये कोई रॉड है ना, ये कोई रॉड है, और इस रॉड के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, इस रॉड के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, इस रॉड के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट मास रखा है। इमेजिन करना इस सिचुएशन को, यहाँ पर एक पॉइंट मास रखा है, ठीक है, इसका पॉइंट मास है स्मॉल एम, ये भाई साहब है कैपिटल एम, और इन दोनों के बीच का गैप है आर, इन दोनों के बीच का गैप है आर, और रॉड की जो लेंथ है वो रॉड की लेंथ है एल, रॉड की लेंथ है एल। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैपिटल एम स्मॉल एम पर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स क्या होगा बताइए। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कैपिटल एम ऑन स्मॉल एम, बताइए, है ना। तो हम अच्छे से जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन के पेयर में है, तो कैपिटल एम स्मॉल एम पर जो लगाएगा वही स्मॉल एम कैपिटल एम पर लगाएगा। फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, है ना। और सिमेट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि कैपिटल एम स्मॉल एम पर फोर्स कुछ ऐसा लगाएगा और स्मॉल एम कैपिटल एम पर फोर्स कुछ ऐसा लगाएगा। यहां तक तो हम कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो क्या उस फोर्स का मैग्नीट्यूड यूनिट्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से केवल तभी लिखा जा सकता है जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, दैट मीन्स इफ आर इज ग्रेटर देन एल, अगर ऐसा हो जाए, ये आर इस एल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाए, तब तो मैं फोर्स को लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आर एल से बहुत बड़ा ना हो, आर अगर एल से कंपैरेबल हो, दैट मीन्स दुगना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 10 गुना हो, कंपैरेबल हो, तो फिर फोर्स का ये एक्सप्रेशन नहीं लिखा जा सकता है। एफ इज नॉट इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा फोर्स का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये केवल और केवल पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है, इस वजह से ऐसा हुआ है, केवल पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है ना। तो अगर आर फाइनाइट हुआ तो रॉड के लिए नहीं लिख पाऊंगा। हाँ, अगर इस रॉड की जगह पर यहाँ एक सॉलिड स्फीयर होता तो फाइनाइट डिस्टेंस पर भी फोर्स फॉर्मूले से लिखा जा सकता था। तो इसी पर कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो फिर पूछो कि सर फिर इस केस में अगर फोर्स सच में निकालना हो तो फिर कैसे निकालोगे? मान लेते हैं रॉड और पार्टिकल के बीच सच में फोर्स दिया फाइनाइट डिस्टेंस पर, तो सर कैसे निकालोगे? क्या करोगे सर, फिर कैसे करोगे? तो क्या फिर उसको करने का तरीका ये है कि हम इस रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करें, हर एलिमेंट की वजह से फोर्स लिखें और फिर इंटीग्रेशन वगैरह करके सॉल्व करें, इंटीग्रेशन वगैरह करके सॉल्व करें। कूलम लॉ में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जरूर से करे होंगे, तो सेम चीज यहां पर बन जा रही है, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी बात को समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में सिमिलैरिटी तो मैंने बता दी, अब मैं आपको डिससिमिलैरिटीज बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में जो डिससिमिलैरिटी है, एक ऐसी चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ग्रेविटेशन में नहीं है, और वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अच्छे से जानते हैं कि चार्ज दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पर मास तो एक ही तरह का है, मास तो एक ही तरह का है। ऐसा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि कूलम्बियन फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ चार्जेस। एक चीज है ना, तो यहां से डिफरेंस आना शुरू हुआ। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सारे फिनोमेना जो दो चार्ज पर बेस्ड हैं वो ग्रेविटेशन में नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन में इंडक्शन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा, डाइपोल नहीं होगा। कैसे होगा? तो ग्रेविटेशन में ना तो इंडक्शन होगा, ना ही पोलराइजेशन होगा, ना ही डाइपोल होगा। ऐसा होने की वजह से इसका एक बहुत मजेदार आउटकम ये बनता है कि अगर मैं इन दोनों मासेस के बीच के मीडियम को बदल भी दूं, अगर मैं इन दोनों मासेस के बीच के मीडियम को बदल भी दूं, तो भी दोनों पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स नहीं बदलता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम यहाँ मीडियम बदल दें तो चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं Q1 Q2 पर और Q2 Q1 पर, वो तो नहीं चेंज होता है, पर नेट फोर्स जो लग रहा है चार्जेस पर वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मीडियम भी फोर्स लगाने लगता है। मीडियम फोर्स क्यों लगाने लगता है? क्योंकि मीडियम पोलराइज हो जाता है। मीडियम पोलराइज हो जाता है। ऐसा चूंकि पोलराइजेशन या इंडक्शन यहां पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप कोई मीडियम भर भी दोगे, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस भर दी चारों तरफ, तो भी नेट फोर्स ऑन M1 या नेट फोर्स ऑन M2 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी। हेंस इस जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तमगा देते हैं। इस जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। के को नहीं बोला हमने, उधर जो कूलम लॉ में के आता है उसको नहीं बोला कि भाई तू यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। के को नहीं बोला हमने, ऐसा हमने जी को बोला, है ना। और जी का एसआई वैल्यू कितना है? जी का एसआई वैल्यू है 6.67। जी का जो एसआई सिस्टम में वैल्यू है वो कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना। तो जी का जो एसआई सिस्टम में वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। वैसे क्वेश्चन देता है पर आपको बस पता भी होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब बातें आपको समझ में यहां तक आ रही हैं, ठीक है जी। अच्छा जी अब हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फंडामेंटली 4 कंसेप्ट हैं। कूलम्बियन फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये 4 बेसिक कंसेप्ट हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक वैसे ही 4 बेसिक कंसेप्ट ग्रेविटेशन में बन जाएंगे, जिसमें से पहला कंसेप्ट मैंने अभी अभी आपको डिलीवर किया। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला कंसेप्ट फोर्स का है, वो अभी अभी मैंने आपको समझाया। ठीक, दूसरा कंसेप्ट फील्ड का है। तो अब आ जाते हैं फील्ड पर, ग्रेविटेशनल फील्ड पर। तो जो सेकंड कंसेप्ट है वो सेकंड कंसेप्ट है फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जैसे, वैसी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E वेक्टर, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है G वेक्टर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हमने G, स्मॉल जी का सिंबल दिया और वेक्टर क्वांटिटी है ये, स्मॉल जी का सिंबल दिया और एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा जी, इधर लाइन खींच के जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातों को याद भी करते रहेंगे सो दैट हम दोनों को रिलेट कर पाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E, उसकी डेफिनेशन क्या थी? उसकी डेफिनेशन थी कि अगर हम किसी लोकेशन पर कोई चार्ज स्मॉल q रख दें तो उस लोकेशन पर उस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही डेफिनेशन थी। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां डिफाइंड था? पॉइंट पर, स्पेस में किसी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां डिफाइन होता है? पॉइंट पर डिफाइन होता है, स्पेस के किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है। हेंस स्पेस में किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां पर एक चार्ज रखिए, उस पर लगने वाला फोर्स निकालिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालिए, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम काम इधर कर लिया। अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो कि एक पॉइंट पर डिफाइन होगी निकालनी है तो आप एक काम करिए, स्पेस में जिस लोकेशन पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर एक मास रखिए, छोटा सा टेस्ट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए और फोर्स पर यूनिट मास निकालिए, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। तो बिल्कुल उसके जैसा ही फॉर्मूला, बिल्कुल वो बड़ा भाई है उसके जैसा ही फॉर्मूला यहां पर बना लिया, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको समझाने के लिए अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि भाई साहब ये है एक मास कैपिटल M, पॉइंट मास, और इस पॉइंट मास से r डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम यहां पर एक छोटा सा मास रख दें, स्मॉल m, ये वाला। तो यहां पर हम एक छोटा सा मास रख दें, इस जगह पर स्मॉल m रख दिया भाई। जैसे ही स्मॉल m मास रख दोगे, क्या कैपिटल M इस स्मॉल m को अपनी तरफ खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा, है ना। तो कैपिटल M स्मॉल m को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, तो कैपिटल M स्मॉल m को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, ऐसे ऐसे F से। इस F को वेक्टर वाइज निकाल लेते हैं और M से ही डिवाइड कर लेते हैं।
वेक्टर वाइज निकाल लेते हैं और m से ही डिवाइड कर लेते हैं। क्या हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, है ना। तो किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसका जो फंडामेंटल तरीका है निकालने का वो है ये, जो फंडामेंटल तरीका है वो है ये। अब हम इस तरीके का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही यहाँ भी हम काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट मास के कारण अगर स्पेस में आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको जो करना होगा वो ये करना होगा, है ना। तो आपको जो करना होगा वो ये करना होगा। हेंस अगर मैं इस फोर्स को एज अ वेक्टर लिखूं, इस फोर्स को मैं एज अ वेक्टर लिखूं, तो ये फोर्स एज अ वेक्टर देखो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस आर कैप। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है कैपिटल M से स्मॉल m जाने वाला एक वेक्टर। तो कैपिटल M से स्मॉल m की पोजीशन बताने वाला, कैपिटल M से स्मॉल m की पोजीशन बताने वाला ये जो वेक्टर है, कैपिटल M से स्मॉल m की पोजीशन बताने वाले वेक्टर को अगर हम आर वेक्टर बोल रहे हैं, अगर हम इसको आर वेक्टर बोल रहे हैं, है ना, तो जो फोर्स है वो आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या फोर्स एज अ वेक्टर लिखा जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर माइनस आर कैप। समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट मास, तो क्या ये स्मॉल m उड़ जाएगा? स्मॉल m उड़ जाएगा। हेंस पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला बन रहा है? माइनस G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर आर कैप, है ना। पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है माइनस GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा आसान है। उधर KQ बाय आर स्क्वायर होता था, यहाँ GM बाय आर स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे, उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या मैग्नीट्यूड होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का? KQ बाय आर स्क्वायर। यहाँ क्या मैग्नीट्यूड है? यहाँ मैग्नीट्यूड है GM बाय आर स्क्वायर, सिंपल, है ना। अच्छा, अब एक और अंतर है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको यहाँ समझ लीजिए क्लियरली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई पॉजिटिव चार्ज अगर है, ये अगर कोई चार्ज है प्लस Q, तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, हम अच्छे से जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल सही बात है, ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। किसी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो ऐसे बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है ऐसे, ठीक है जी। ग्रेविटेशन में ध्यान से समझना, चूंकि यहाँ माइनस का साइन आ गया है तो क्या हम समझ रहे हैं कि इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल M की तरफ है, और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल लाइंस या कोई भी फील्ड लाइंस और फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन वाइज सिमिलर होती है। हेंस यहाँ ग्रेविटेशन में मास अगर कोई है, जैसे ये अगर कोई मास है ना, ये अगर कोई पॉइंट मास है, मान लेते हैं कैपिटल M, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर नहीं निकल रही होंगी, इस तक आ रही होंगी। इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से इस तक आ रही होंगी, ऐसे जैसे नेगेटिव चार्ज के लिए होता था, ठीक उसी प्रकार से। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से इस मास तक आ रही होंगी, ऐसे दिखाना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दीज आर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस GFL, दीज आर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एंड दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस मास तक आती हैं, नेगेटिव मास तो होता नहीं है। ये एक डिफरेंस ये एक डिफरेंस है। यहां तक हमें बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी, हो गया। इस डिफरेंस की वजह से ही अगर मैं गॉस लॉ की बात करूं, ग्रेविटेशन में गॉस लॉ की बात करूं, अभी हम फील्ड में ही हैं, अगर हम गॉस लॉ की बात करें, गॉस लॉ की बात यहां भी कर सकते हैं, गॉस लॉ की बात हर उस जगह पर कर सकते हैं जहां पर फील्ड है। तो अगर हम ग्रेविटेशन में गॉस लॉ की बात करें तो ग्रेविटेशन में गॉस लॉ कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि भाई साहब क्लोज इंटीग्रल ऑफ G.dA, जैसे वहां था E.dA इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ G.dA इज इक्वल टू, वहां था चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियसली चार्ज एनक्लोज की जगह तो मास एनक्लोज आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट था K, जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है,
है ना, 1/4πε0। और ग्रेविटेशन में कांस्टेंट कौन है, कैपिटल जी। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से फॉर्मूलों को ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से फॉर्मूलों को ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो रोल है ये कौन प्ले करेगा, इस रोल को कौन प्ले करेगा, इस रोल को जी प्ले करेगा। जब हम फॉर्मूलाज को इलेक्ट्रोस्टैटिक से ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4πε0 की जगह पर क्या आएगा, कैपिटल जी आएगा। 1/4πε0 की जगह पर कैपिटल जी आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चूंकि यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर हम एक काम करें कि 1/4πε0 की जगह पर माइनस जी आएगा, ऐसा सोच लें, तो सारे सारे अपने आप ही सारे पाप धुल जाएंगे, डायरेक्शन अपने आप ही आ जाएगा। जैसे अभी हमने लिखा था, देखो ध्यान से देखना अभी हमने ये लिखा था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ/R²। अब K को किस, K मतलब 1/4πε0, तो K को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस जी से। तो अपने आप ही वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो क्या अपने आप ही ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, -GM/R²R³, -GM/R²R कैप। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या है, KQ/R²R कैप, ये है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या है, ये है। अब हम इसी को ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो K को -G कर दें बस, Q को M कर दें, तो क्या अपने आप ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे जो सीखना है वो कन्वर्जन सीखने, फॉर्मूले तो मुझे याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पार्ट 1 जो है उसमें हमें कुछ फंडामेंटल नहीं सीखना है, हमें केवल कन्वर्ट करना सीखना है। तो मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो केवल कन्वर्जन्स हैं, कि कैसे इधर से उधर कन्वर्ट किया जाए। और उसमें मैंने आपसे कहा कि भाई साहब 1/4πε0 जो है इसको उठा के -G कर दो, बात हो जाएगी खत्म। 1/4πε0 को उठा के -G कर दो, बात हो जाएगी खत्म। तो अगर 1/4πε0 -G है तो 1/ε0 की जगह क्या आएगा, -4πg। देखो 1/ε0 की जगह पर क्या आएगा, -4πg। हेंस गॉस लॉ जब हम इधर लिखेंगे, है ना, तो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन ε0 था, तो चार्ज एनक्लोज की जगह तो मास एनक्लोज्ड आ गया, और 1/ε0 की जगह -4πg आ गया। तो -4πg इंटू मास एनक्लोज्ड, बात वही है, बात वैसी की वैसी ही है। तो अगर ये मेरी गॉसियन सरफेस है, ये मेरी गॉसियन सरफेस है ना, और यहाँ पर अगर कोई 1 kg का मास है, यहाँ पर अगर कोई 2 kg का मास है, पॉइंट मास, और यहाँ अगर कोई 3 kg का मास है, और अगर कोई मुझसे इस गॉसियन सरफेस का नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स पूछता है, तो क्या नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स जो इससे निकलेगा, क्या दैट वुड बी -4πg इंटू मास एनक्लोज। मास एनक्लोज हो जाएगा 2 + 1 3, है ना। तो क्या मैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करके ऐसा कह सकता हूं क्या कि इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स, इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की वजह से बन रहा है, उस टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी -4πg इंटू कितना, 2 + 1 3। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, -12πg, विच इज फर्दर इक्वल टू -12πg। तो कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन गॉस लॉ पर बहुत आसान, जिसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस वो आपसे टोटल फ्लक्स पूछ लेगा, कुछ भी नहीं करना है, हमें मास एनक्लोज्ड गिन के रख देना है उठा के। कभी कभी, ऐसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं, पर कभी कभी गॉस लॉ पर बेस हमें क्वेश्चन दिख जाते हैं। इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल फ्री के नंबर है भाई, हम बहुत मेहनत पहले ही कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खून पसीना बहा चुके हैं। ये टॉपिक आपको उसका रिवॉर्ड देने के लिए है ना, उसका फल देने के लिए है, तो वो फल ना छूट जाए। मेहनत तो हम पहले ही कर चुके हैं, है ना भाई, अब हमें इनाम मिलने का समय है, तो ये इनाम देता है टॉपिक आपको। तो बस इतना समझने की हमें आवश्यकता है कि भाई साहब इनाम कैसे लेना है, ऐसा ना हो कि हमारी जगह कोई और इनाम ले जाए, है ना। तो इसका हमें बहुत सख्त ध्यान रखना होगा। अब मैं कुछ आसान से एक्सप्रेशंस जो उधर सीखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखे थे, उनको ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सर्कुलर आर्क की वजह से, एक सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक सर्कुलर आर्क है ना भाई, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ था लैम्डा, तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ थी, तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड किधर हो जाएगी भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी। सिमेट्रिकल लाइन इमेजिन करें जो इसको ऐसे दो बराबर हिस्सों में तोड़े, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ थी तो ग्रेविटेशनल फील्ड अब अंदर की तरफ आएगी। हेंस इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी, ऐसे ये बनेगी ग्रेविटेशनल फील्ड,
समझ रहे हो मेरी बात। और टोटल जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये महाराज, टोटल जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो है 2 फाई। दैट मीन्स ये वाला एंगल है फाई और ये वाला एंगल है फाई। तो सेंटर पर, ये सेंटर है, ये क्या है, ये सेंटर है, रेडियस आर है, रेडियस आर है ना। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका क्या एक्सप्रेशन था, उसका एक्सप्रेशन था 2 के लैम्डा बाय आर साइन फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था 2 के लैम्डा बाय आर साइन फाई। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के मैग्नीट्यूड का क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, 2 के की जगह आ जाएगा जी लेमडा की जगह लेमडा, 2 के लेमडा बाय आर साइन फाई। मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं बस। हेंस जी का जो मैग्नीट्यूड है वो ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपको पहले से याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप उसको केवल ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करना सीखिए। हेंस एक यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के सेंटर पर, सर्कुलर आर्क के सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी, उस ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ये होगा। डायरेक्शन यहां पर दिखा रखा है। क्या मेरी बात समझ में आती है, समझ में आती है भाई साहब? ऐसा है। इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, रिंग का, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, एक्सेस पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, है ना, तो ये है रिंग का सेंटर, ये रिंग की एक्सेस, रिंग का जो अपना रेडियस है वो है ए स्मॉल ए, और हम रिंग के एक्सेस पर कहीं कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ यहाँ कहीं कोई पॉइंट लेते हैं, है ना भाई, जो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, जो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, ऐसा एक्स डिस्टेंस पर है। और रिंग का खुद का जो रेडियस है वो खुद का रेडियस है ए, है ना। और रिंग पर टोटल जो मास है वो टोटल मास है, मान लेते हैं कैपिटल एम, जैसे उधर चार्ज होता था। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रिंग होती थी जिस पर क्यू चार्ज था, है ना, क्या फॉर्मूला आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक उसी प्रकार से, उसी प्रकार से क्या हम यहाँ ग्रेविटेशन की बात कर सकते हैं? और क्या हम इतना तो समझदार अब हो ही गए हैं कि डायरेक्शन पलटना पड़ेगा। है डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बाहर की तरफ था, यहाँ डायरेक्शन कहाँ होगा, यहाँ अंदर की तरफ होगा, यहाँ डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। सही ना भी? तो यहाँ डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा, है ना। तो क्या क्या लिख सकता हूं मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इस जगह पर, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर जी है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जी है, तो जी को क्या लिख सकता हूं, के क्यू एक्स, के की जगह आ जाएगा जी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या ऐसे हम किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हेंस मैं अब फर्दर और नहीं कन्वर्ट करूंगा, आपको कन्वर्जन सिखा दिया है मैंने, कैसे कन्वर्ट करना है उसको सीख लीजिए और समझ लीजिए। ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का लिख रहे होंगे तब माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्शन में हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। जब हम वेक्टर एक्सप्रेशन लिखेंगे तब माइनस का साइन आएगा। तो इस प्रकार से हम गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेप्लिका इधर ग्रेविटेशन में बना सकते हैं। सारी बातें जो उधर थी वो यहाँ वैलिड हो जाएंगी। जैसे a/√2 पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगी, ग्राफ कैसा बनेगा, एक को एक चीज वैलिड हो जाएगी, एक को एक चीज वैलिड हो जाएगी। दैट मीन्स पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना बड़ा जो यूनिट है वो पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है यहाँ पर घबराइए नहीं, क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, और बनेंगे भी तो आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही सोचेंगे और फिर कन्वर्ट करके इधर लिख देंगे। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा फंडा फील्ड का। अब हम आ जा रहे हैं तीसरे बेसिक कंसेप्ट पर। तीसरा बेसिक कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ठीक उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो अगर दो पॉइंट मासेस हैं m1 m2, ये अगर पॉइंट मास है m1 और ये अगर दूसरा पॉइंट मास है m2, तो ये अगर m1 m2 दो पॉइंट मासेस हैं और दोनों के बीच की दूरी है r, तो इस सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिखा जाएगा ऐसे, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। सही है भाई? तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, चार्ज पार्टिकल मास, पॉइंट मास सिस्टम। तो दो पॉइंट मासेस m1 m2, उनकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला है माइनस जी m1 m2 बाय r, माइनस आता है। हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, या मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो हो सकती है, पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू जीरो। समझ में आनी चाहिए बात, इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू जीरो।
सही है, करेक्ट है। यहां भी उस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई साहब एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ेगा अगर मैं सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता हूं। तो क्या तुम्हें याद है कि एक्सटर्नल वर्क डन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा ही होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि आर दूरी पर थे 2r दूरी पर कर दिए, बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, है ना। और अगर वो ये पूछे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये दो बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको समझना इतना ज्यादा जरूरी है पूरी फिजिक्स में। जगह जगह पर जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र होता है वहां वहां ये दोनों बातें हमें दिखाई देती हैं। हर जगह पर चाहे किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी हो, तो हर जगह पर हमें दो बातें दिखाई। तो यहाँ पर आपको इन दो बातों पर भी बेस्ड छोटी मोटी चीजें मिल जाएंगी जो बहुत ज्यादा आसान होंगी। समझ लो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर दो पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल हो, 4 पार्टिकल हो, और हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो वही करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं कि दो दो के पेयर बनाते हैं, जितने पॉसिबल पेयर बन सके सबकी लिख के जोड़ लेते हैं। यहाँ भी कुछ नयापन नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसे, नथिंग न्यू। ठीक, अच्छा जी, चौथा और आखिरी चीज है पोटेंशियल। चौथी और आखिरी जो चीज है चौथी चीज और लास्ट जो चीज है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो है पोटेंशियल, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का कंसेप्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल को दो तरह से डिफाइन किया था, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी को डिफाइन किया जाता है एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये एक डेफिनेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वांटिटी बनती है कि अगर कभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो वो होता है m डेल्टा वी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था q डेल्टा वी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में q डेल्टा वी चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता था, ऐसे ही यहाँ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है m डेल्टा वी। हेंस जहां जहां हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है वहां हम m डेल्टा वी पोटेंशियल निकालकर चेंज इन पोटेंशियल m डेल्टा वी की मदद लेते हैं। ठीक, और एक डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की ये मैंने आपको बता ही दी है। ठीक, अच्छा जी, इसके अलावा अब हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पोटेंशियल्स वगैरह के एक्सप्रेशन की बात करें तो ये भी एक लंबी लिस्ट बनेगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लंबी लिस्ट है। और उसमें अगर पहले मैं अगर पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो अगर कोई, सॉरी, पॉइंट मास की वजह से, नॉट चार्ज, पॉइंट मास की वजह से, अगर मैं किसी पॉइंट पर हम अगर पोटेंशियल की बात करें तो अगर कोई कैपिटल एम मास है तो उसे आर डिस्टेंस पर, ये अगर कोई कैपिटल एम मास है तो इस कैपिटल एम मास से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हो तो इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है उसको लिखा जाएगा माइनस जी कैपिटल एम बाय आर। ध्यान से देखें और समझें, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल लिखा जाएगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव और जीरो। हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हमेशा ही लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर तुम्हें याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के वजह से जो पोटेंशियल बनते हैं या जो पोटेंशियल डिफरेंस बनते हैं उनके बहुत सारे फॉर्मूले सीखे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी लाइन चार्ज की बात करें, है ना, लाइन चार्ज की बात करें तो सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं अब अपन, कन्वर्ट करना सिखाऊंगा मैं अब आपको। तो अगर कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, अगर कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, है ना, ऐसा, और यहां से R1 R2 दूरी पर 2 पॉइंट हो, तो मान लेते हैं कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है हैविंग चार्ज डेंसिटी ऑफ लेमडा, और इससे R1 और R2 डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर R1 और R2 डिस्टेंस पर अगर मैं 2 पॉइंट्स की बात करूं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट का R1 डिस्टेंस है और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R2 डिस्टेंस है। सही है भाई, ऐसा। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V2 है तो तुम्हें शायद याद होगा कि V1 माइनस V2 की वैल्यू होती थी कुछ,
V1 माइनस V2 की कुछ वैल्यू होती थी, क्या होती थी? 2k लेमडा लॉग R2/R1, याद होना चाहिए 2k लेमडा लॉग R2/R1। तो जिनको फॉर्मूले नहीं याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, भाई वो पहले फॉर्मूले याद करो ना, नहीं तो यहाँ कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि हम फंडामेंटल तरीके से तो देख ही नहीं रहे, हम तो फॉर्मूला को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो 2k लेमडा लॉग R2/R1, 2k लेमडा लॉग R2/R1 रिजल्ट था, सही है। अच्छा, उसी रिजल्ट को यहां कन्वर्ट करें तो 2 की जगह तो 2 ही रहा, ठीक है, k की जगह माइनस जी आ जाएगा, लेमडा लेमडा ही रहा, चार्ज डेंसिटी मास डेंसिटी बन गई, लॉग R2/R1, लॉग ऑफ R2/R1। ये हो गया ग्रेविटेशन में फॉर्मूला, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ लाइन मास, यूनिफॉर्म लाइन मास, इनफाइनाइट लाइन मास की वजह से फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। समझ गए मेरी बात? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन मास, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन मास का ये फॉर्मूला हो गया है, ठीक है जी। ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिसमें हम सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल की बात करते थे, के क्यू डिवाइडेड बाय 2r³ 3r² माइनस ऑफ r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, के क्यू डिवाइडेड बाय 2r³ 3r² माइनस ऑफ r²। ये क्या है? दिस इज पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r, कहाँ? इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर। बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये दोनों ही रिजल्ट, ये और ये दोनों ही थोड़े टफ माने जाते हैं और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हेंस क्या, हम तीसरा एग्जांपल इसको ले लें क्योंकि ये यूज होगा बार बार। तो अगर हम एक सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें, तो क्या सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल को अगर देखें, है ना, तो मान लेते हैं कि कोई कैपिटल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, ऐसा ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है भाई, सॉलिड स्फीयर है। हाँ, दैट मीन्स पूरा इस तरीके से यूनिफॉर्म मास से भरा हुआ है, ऐसा यूनिफॉर्म मास से भरा हुआ सॉलिड स्फीयर है, रबर बॉल जैसे होती है, ऐसा कुछ है। और अब हम इसकी वजह से अंदर और बाहर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो बाहर तो बहुत आसान है क्योंकि बाहर पोटेंशियल निकालने के लिए सारे मास को सेंटर पे मान लेंगे। तो मान लेते हैं टोटल मास कैपिटल एम है, टोटल मास कैपिटल एम है, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर तो बहुत आसान है ना। तो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। अंदर में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आओ करें। तो अंदर में सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पर, जैसे मान लेते हैं सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पर, यहाँ जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो इस जगह पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनेगा उसका फॉर्मूला होगा, उधर से कन्वर्ट करेंगे, के की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी, क्यू की जगह क्या आ जाएगा एम डिवाइडेड बाय 2r³ इंटू 3r² माइनस r², 3r² माइनस r²। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में ये यूज होता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल इज माइनस जी एम डिवाइडेड बाय 2r³ 3r² माइनस ऑफ r², ठीक है, समझ में आ जाती है बात? ऐसा है। तो ये चार फंडामेंटल चीजें और उनके कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने रिवाइज कराए, फटाफट आपके सामने रखे। अब मैं आखिरी चीज और रखूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बिल्कुल वैसा ही यहां भी हम कह सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक रिलेशनशिप तो ये हो सकता है जैसे उधर था E.dr इज इक्वल टू माइनस dv, भूले तो नहीं हो, E.dr इज इक्वल टू माइनस dv, तो वो बन गया G.dr इज इक्वल टू माइनस dv, G.dr इज इक्वल टू माइनस dv। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप चिल्ला चिल्ला के हमसे ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल्सो इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इस मामले में दोनों एक जैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, ये पहला रिलेशनशिप है। और दूसरा रिलेशनशिप है कि भाई जी को
जी को लिखा जा सकता है एज माइनस dv बाय dr r कैप। ये दूसरा रिलेशनशिप है। जी को लिखा जा सकता है माइनस dv बाई डी आर कैप, जैसे ई को लिखा जा सकता था माइनस dv बाई डी आर कैप, ऐसे जी को भी लिखा जा सकता है माइनस dv बाई डी आर कैप। ठीक, इसके साथ ही हम हमारा पार्ट 1 मोटा मोटा तरीके से कवर अप हो जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखें कि इस पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो 2023 का ही ताजा ताजा प्रश्न, क्वेश्चन बहुत इजी बनेंगे, मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आपको, पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान बनेंगे। देखो जरा, टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m गो राउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं जो सर्किल में घूम रहे हैं, ये एक सर्किल है ना, दो पार्टिकल हैं जो सर्किल में घूम रहे हैं अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल हैं और ऐसे सर्किल में घूम रहे हैं ऐसा। तो टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, ये भी m है और ये भी m है, गो अराउंड अ सर्किल ऑफ रेडियस a अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है ना भाई, तो ये सिचुएशन बन रही है, आपसी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये किसी ए रेडियस के सर्किल में घूम रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर इनकी ये सिचुएशंस हैं और सर्किल का सेंटर, ये अगर सर्किल का सेंटर है तो सर्किल का रेडियस क्या है ए, सर्किल का रेडियस क्या है भाई साहब ए, हेंस ये ए होगा और ये भी ए होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, इस स्मॉल एम और इस स्मॉल एम पर आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिखा जाएगा, क्या वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। हेंस दोनों में से किसी के लिए भी अगर ये जो फोर्स है जो मैंने अभी दिखाया F, इस फोर्स F का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो क्या वो mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा। उसने एंगुलर स्पीड पूछी है, मतलब ओमेगा पूछा है, तो मैं केवल इतना कर रहा हूं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखेंगे, न्यूटन लॉ से लिखेंगे, यूनिवर्सल लॉ से लिखेंगे। तो g m1 m2 का मतलब हो गया m स्क्वायर डिवाइडेड बाय गैप कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू m r कितना है a, m a ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा है, बहुत ही सिंपल सपाट एकदम, कोई कष्ट वाली बात है ही नहीं। एक m से एक m उड़ गया है ना, और अब ओमेगा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 1/2a को बाहर ले सकते हैं, ये अंदर ही छोड़ रखा है उसने, तो अंडर रूट ऑफ जी इंटू एक स्मॉल एम बचा है उधर, और नीचे में a और इधर में 2a का स्क्वायर है ना, 2a का स्क्वायर। तो जी m डिवाइडेड बाय 4a का क्यूब, 4a का क्यूब होना चाहिए, 4a का क्यूब होना चाहिए भाई साहब, इसमें 4a का क्यूब गड़बड़ कर दिया उसने है ना। तो नीचे में या तो 2 बाहर ले लो या ऐसा कर लो। तो टू आइडेंटिकल एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन देन द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, एंगुलर स्पीड ओमेगा ही तो पूछा है, एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल वुड बी है ना, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज ए और जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और आना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर 4 का टर्म आना चाहिए। ठीक है जी, तो मुझे लग रहा, अच्छा सारे ऑप्शन एक जैसे कर दिए क्या? अच्छा, तो ऑपरेटर ने गड़बड़ कर दी है इसमें, ऑपरेटर ने ऑप्शंस लिखने में गड़बड़ कर दिया, तो हमारा राइट आंसर 4 मान ले रहे हैं और राइट आंसर को ऐसा कर दे रहे हैं g इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4a क्यूब, 4a क्यूब, इसको राइट आंसर कर ले रहे हैं। समझ गए? ऐसा है, वो ऑपरेटर ने गलती कर दी है उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, टू पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। सेम क्वेश्चन है, उसमें ओमेगा पूछा था, इसमें स्पीड पूछ ली है, तो हमने जो पीछे रिजल्ट निकाला था उसका सीधे इस्तेमाल कर लें, तो वो रिजल्ट था gm डिवाइडेड बाय 4a क्यूब है ना। और अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा है स्पीड v बराबर r ओमेगा, हेंस जो स्पीड पूछी है वो हो जाएगी r a है तो a ओमेगा। क्या यहाँ a क्यूब में से एक a बाहर निकल के इधर चला जाएगा, हेंस a ओमेगा की वैल्यू अगर अपन लिखें तो क्या वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय 4a है ना। और इस क्वेश्चन में a है r, तो क्या आंसर आएगा, gm डिवाइडेड बाय 4r, अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय 4r आंसर आएगा, अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय 4r है ना। ऐसा है, थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल एबीसी ऑफ मास, ये भी 2022 का, एबीसी ऑफ मास 100 kg ईच आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद AB बराबर BC बराबर 13 मीटर, एबीसी आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, तो 3 पार्टिकल हैं एबीसी, तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में रख दिया है, समथिंग लाइक दिस एबीसी। ठीक है, ऐसा रख दिया है, ए बी
और तीसरे भाई साहब है सी, डिस्टेंस बराबर बराबर है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फोर्थ पार्टिकल P of the same mass as F when placed at a distance 13 meter from the particle B on perpendicular bisector of the line AC, then the value of F will be approximately। अब क्या कह रहा है वो कि एक तीसरा पार्टिकल है जो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पर रखा हुआ है, एक तीसरा पार्टिकल है उतने ही मास का जो यहाँ कहीं रख दिया है, तो एक तीसरा पार्टिकल है जो यहाँ रख दिया है इस जगह पर, समझ रहे हो। तो टू पार्ट ए बी सी ऑफ 100 kg ईच आर प्लेस्ड ऐसा 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 ऐसा, फोर्थ पार्टिकल ऑफ द सेम मास, तो सबके मास बराबर है, तो इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है ना, और ये वाला पार्टिकल का मास भी m है, ठीक है भाई, और सारे डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं, तो ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। अब हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल, तो हमको क्या पूछा जा रहा है, फोर्थ पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जा रहा है, तो क्या ए इसको अपनी तरफ खींचेगा, सी अपनी तरफ खींचेगा और बी भी अपनी तरफ खींचेगा, देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, तो क्या ए इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ ऐसा, और क्या सी भी इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा ऐसा, और बी अपनी तरफ खींचेगा, है ना, ये फोर्सेस इस पर लग रहे होंगे, तो सी की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स ऐसा आएगा, ए की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स ऐसा आएगा, ये दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, हेंस इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जिसमें फिर बी जो एग्जर्ट करेगा फोर्स वो और ऐड होएगा, वो और ऐड हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो दिस इज ए, दिस इज ए, ये हो जाएगा √2 है, ये समझना मुश्किल नहीं है, दिस इज √2 है ना, दिस इज एज वेल √2 है, √(a² + a², ठीक है भाई। अब देखना जरा ध्यान से, अगर ये फोर्स F है और ये फोर्स भी अगर F है और ये अगर एंगल थीटा है, थीटा 45 डिग्री है ही ऑब्वियसली, तो क्या 2F cos थीटा 2F cos 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री का है, 2F cos 45 डिग्री प्लस F डैश इज द नेट फोर्स, वेयर व्हाट इज F डैश, F डैश इज वो फोर्स जो B लगा रहा है, ये वाला फोर्स जो B लगा रहा है वो F डैश है। अब हम F और F डैश की वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू रखते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ F की वैल्यू, तो F की वैल्यू है G m² डिवाइडेड बाय √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर इंटू cos 45 विच इज 1/√2 प्लस F डैश, F डैश हो जाएगा G m² बाय a², G m² डिवाइडेड बाय a², ठीक है ना भाई। अब देखते हैं क्या बनता है, तो ये √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो G m² बाय a², और यहाँ 1/√2 है, तो G m² बाय a² को कॉमन ले लें, G m² बाय a² को हम कॉमन ले लें, तो यहाँ से तो बचा 1 प्लस 1/√2, देखें ऐसा कोई ऑप्शन है, G m² बाय a² 1 प्लस 1/√2। अच्छा, अब वैल्यू डालनी होंगे, ठीक है भाई, अब वैल्यू डाल दीजिए, G m और इन सब लोगों की वैल्यू डाल दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ये सेकेंड आंसर बताता है, वेरीफाई करिए, G का वैल्यू छोड़ के बाकी सबका वैल्यू डाल दीजिए, G का वैल्यू नहीं डलवा रहा है वो, बाकी सबका वैल्यू डाल दीजिए, मास का वैल्यू डाल दीजिए 100 kg, ए का वैल्यू डाल दीजिए 13 मीटर और 1 प्लस 1/√2 का वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्या ये बहुत आसान एरिया है, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, कर पाएंगे, बहुत आराम से कर पाएंगे। तो मेरे पास इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं होमवर्क में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना भाई। तो 3-4 क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको आप करिएगा, ठीक। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पार्ट 2, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रेलिवेंट पार्ट है, जिसमें हम सैटेलाइट मोशन वगैरह वगैरह की बात करेंगे, सही है। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इसको, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशंस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से शुरू कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका भी सिंबल वही जी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका सिंबल भी जी ही होता है। और मैं अभी आपके सामने प्रूव करने वाला हूं कि ये वाला जी और पीछे जो अभी जी पढ़ा था जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो एक ही चीज है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हो तो उन ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। क्या मेरी बात समझे? अगर बॉडी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हो, और बॉडी पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगेंगे? जब बॉडी करेगी फ्री फॉल। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करती हो तब उसका जो एक्सेलरेशन है दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल है ना। तो अगर कोई फ्री फॉल कर रही है बॉडी, फ्री फॉल
तो अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई पार्टिकल है और ये फ्री फॉल कर रहा है ना, इसका मास है m, इसका मास है m। तो इस पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं वो निकालूं तो क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनटू मास। हैंस ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पार्टिकल पर लग रहा होगा दैट वुड बी इक्वल टू m इनटू इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इस जगह पर। बिल्कुल सही बात है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज द ओनली फोर्स। चूंकि दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, करेक्ट है। तो using summation of forces acting on a particle is equal to mass into acceleration, this is Newton's second law, this is second law। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो क्या आप समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा mg बराबर ma। हेंस क्या मैंने प्रूव कर दिया, क्या मैंने प्रूव कर दिया कि वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पहली बात, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आ जाती बात, ठीक। अच्छा जी, अब अगर कोई स्फेरिकल प्लैनेट हो, है ना, अगर कोई स्फेरिकल प्लैनेट हो, स्फेरिकल प्लैनेट या स्फेरिकल बॉडी हो, नॉट ओनली प्लैनेट, बॉडी, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी हो तो उस स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर, स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अगर हम ये निकालना चाहें किसी स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर, किसी स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर, तो ये अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है ऐसी, है ना, और हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि इस जगह पर, इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, हम इस जगह पर जी का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो क्या करें, कैसे निकालें जी का वैल्यू निकालने के लिए, क्या करें, तो क्या ऐसा करें कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल रखें, उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को समझें और फिर उसी पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दें, है ना, सही है। हेंस ये अगर अर्थ है या वो हैवी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास है m, और अगर इसका जो रेडियस है वो रेडियस है r, है ना, और यहां पर अगर मैं छोटा सा m रख दूं, मास रख दूं, तो जो फोर्स आएगा वो आएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और क्या ये वैल्यू m इंटू जी के बराबर होगी, है ना। हेंस m दोनों तरफ से कट जाएगा, m दोनों तरफ से कट जाएगा, और g का क्या एक्सप्रेशन आएगा, g का एक्सप्रेशन आएगा स्मॉल g इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आर यू विद मी। तो स्मॉल g की जो वैल्यू है वो आएगी g कैपिटल M डिवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है, स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशनशिप है, याद रखना है इसको। स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशनशिप है भाई, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हमें ये नहीं भूलना है कि स्मॉल g और कैपिटल G में जो संबंध है वो ये है, स्मॉल g इज इक्वल टू जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि ये जो स्मॉल g है ये कहां पर डिफाइन, स्मॉल g तो पॉइंट पर डिफाइन होगा ना, तो ये कहां पर डिफाइंड है, ये सरफेस पर, कहां पर है, एट सरफेस, ये कहां लिया है, एट सरफेस, है ना, किसी स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर, जैसे अर्थ, तो अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी मान लें, तो अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो gm डिवाइडेड बाय जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R के स्क्वायर से लिखी जा सकती है। अब यहां एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब स्मॉल g और कैपिटल R में रिलेशनशिप क्या है, किसी प्लेनेट के सरफेस पर जो ग्रेविटी बनेगी और उस प्लेनेट का जो रेडियस है उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, दिख ही रहा है आपको साफ साफ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हेंस क्या हम इसको देखें तो क्या जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अभी 1 मिनट वहीं रुके रहो, अगर मैं एक काम और कर देता, ये जो कैपिटल M है ये है मास, उस स्फेरिकल बॉडी का मास, इसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख लेता अगर, है ना, तो इसी फॉर्मूले से स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ऐसा आता, है ना, ऐसा आता, और अब R स्क्वायर नीचे से कट जाता और एक पावर ऊपर बचती, सही है। हेंस स्मॉल g का अब जो एक्सप्रेशन आपको मिलता, स्मॉल g का अब जो एक्सप्रेशन आपको मिलता वो मिलता 4
4 पाई जी रोहो, 4 पाई जी रोहो आर, 4 पाई जी रोहो आर डिवाइडेड बाय 3। और अब अगर कोई पूछता कि भाई साहब जी और आर में क्या संबंध है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलते ये लो, जी और आर में तो संबंध ये है कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब भाई साहब बहुत बुरे फंस गए हम तो। जी अब 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा कि जी आर के प्रोपोर्शनल होगा, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा कि जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² तब होगा जब मास कांस्टेंट है। याद से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² कब होगा? कब होगा? जब m मास कांस्टेंट। जैसे क्वेश्चन अगर कहता है कि यार ऐसा एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के जैसा है पर उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का दुगना है, तो बताओ उस प्लेनेट के सरफेस पर ग्रेविटी का क्या वैल्यू होगा? तो क्या जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² का इस्तेमाल होगा? अगर उसका रेडियस दुगना है तो उसके सरफेस पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/4 हो जाएगी। तो अगर कांस्टेंट मास रखते हुए कंपैरिजन करना है तो जी प्रोपोर्शनल 1/r² का यूज होगा। और यहां क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? रो कांस्टेंट है, हेंस डेंसिटी कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए अगर आपको कंपैरिजन करना है, डेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए कंपैरिजन करना है, जैसे कोई हाइपोथेटिकल प्लेनेट है, उसका डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी जैसा है पर उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का दुगना है, बताओ उसके सरफेस पर ग्रेविटी क्या होगी? दुगनी हो जाएगी। आर जी प्रोपोर्शनल टू आर है। समझ गए मेरी बात? दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब क्वेश्चन बनते हैं और बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ढंग से समझ लीजिए, जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी है, जी प्रोपोर्शनल टू आर भी है, दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी कंडीशंस क्या है वो समझना पड़ेगा, तब हम आगे की कोई बात कर पाएंगे, नहीं तो आगे की बात करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है। ये हुई एक बात, ठीक। अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स वेरिएशन इन जी। ये जो जी है ये तो अभी कहाँ डिफाइन किया? सरफेस पर। अब अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, वगैरह वगैरह, तो वेरिएशन वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी आता है, जो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो समझिए, वेरिएशन वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, इसको देखिए और समझिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहला जो वेरिएशन है वो है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो चूंकि अर्थ की शेप ऑफ अर्थ की जो शेप है वो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, अर्थ की जो शेप है वो अंडाकार है, इलिप्सॉइड जैसी है ना, अर्थ की जो शक्ल है वो अंडाकार है, बहुत ज्यादा तो इलिप्सॉइड नहीं है पर फिर भी अंडाकार है, ऐसी है अर्थ हमारी। समझ रहे हो भाई? ऐसी है अर्थ, ऐसी ऐसी अर्थ होने की वजह से, ऐसा अर्थ होने की वजह से जो इसका इक्वेटोरियल रेडियस होगा अर्थ का, और जो पोलर रेडियस होगा ये होगा इक्वेटोरियल रेडियस, ये इक्वेटर है यहाँ, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, और ये पोल है। तो क्या तुम इस डायग्राम से देख पा रहे हो कि इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा बड़ा है पोलर रेडियस से, है ना? ये है इक्वेटोरियल रेडियस आर इक्वेटोरियल, और ये है पोलर रेडियस आर पी, है ना? क्लियरली आर इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन आर पोल्स। और चूंकि हम जान रहे हैं कि जी स्मॉल जी अगर मास कांस्टेंट है तो 1/r² पर निर्भर, तो हम जब अर्थ की सरफेस पर चल रहे हैं तो मास तो कांस्टेंट ही है ना अर्थ का, तो क्या जी 1/r² के प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या मैं ऐसा कह पाऊंगा कि ग्रेविटी पोल्स पर विल बी ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, है ना? पोल्स पर ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी, पोल्स पर, ध्रुवों पर ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो इक्वेटर पर जो वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाएगी। ये है पहला वेरिएशन, वेरिएशन विद द शेप ऑफ अर्थ। समझ गए? दूसरा वेरिएशन, वेरिएशन विद हाइट। अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, h हाइट ऊपर चले जाते हैं, विद हाइट के साथ वेरिएशन। अगर हम अर्थ से किसी h हाइट ऊपर चले जाते हैं, तो मान लेते हैं कि ये मेरी अर्थ थी और हम अर्थ से यहां कहीं आ जाते हैं, h हाइट ऊपर आ जाते हैं, है ना? तो वहां पर ग्रेविटी का क्या वैल्यू होगा उसकी बात हो रही है। तो अगर हम अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर यहाँ कहीं पहुंच गए हैं, ये h हाइट ऊपर पहुंच गए हैं, है ना? अर्थ का मास कैपिटल है अभी भी, और अर्थ का जो रेडियस है वो रेडियस अभी भी है r। हाँ, तो अगर हम अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर आ जाते हैं और अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू g है, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू g है, और h हाइट ऊपर अगर ग्रेविटी की वैल्यू g' है, तो g' और g में एक बड़ा अच्छा सा संबंध है, बड़ा ही प्यारा सा संबंध है।
जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। ये दिमाग में रख लीजिए। हाइट के साथ जो ग्रेविटी का वेरिएशन है उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी, सब प्रूव हो जाते हैं बहुत आराम से। जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपन आर का स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि भैया अर्थ के रेडियस के बराबर ऊंचाई पर ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, अर्थ के बराबर, अर्थ के रेडियस के बराबर की ऊंचाई पर। तो क्या एच को आर ही रख दूं मैं यहाँ पर, एच को आर ही रख दूं, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, जी/4 आंसर। समझ गए, समझ गए, जी/4 आंसर हो गया, बहुत ही इजी। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ये हाइट के साथ वेरिएशन इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका एक बहुत पर्टिकुलर और एक स्पेशल केस है ना, और बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, उस स्पेशल केस को स्पेशल केस ना मानकर इन जनरल हाइट के साथ वेरिएशन अगर की तरह अगर देखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो स्पेशल केस ध्यान से देखना, स्पेशल केस, स्पेशल गेस्ट होते हैं ना जैसे, ऐसे इसका एक बहुत स्पेशल केस है। और वो स्पेशल केस है कि भैया अगर ऐसा हो जाए कि एच की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी हो जाए, दैट मीन्स हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस तो 6400 किलोमीटर का है, अगर हम 6-7 किलोमीटर ऊंचाई पर जा रहे हैं मान लेते हैं अर्थ की सरफेस से, हेंस तो एच लेस देन आर ई बन जाएगा। और अगर एच लेस देन आर ई बन जाएगा तो फिर यही रिलेशनशिप जो ऊपर लिखा हुआ था ये आसान बन जाता है, लीनियर बन जाएगा। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/re, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/re बन जाता है। तो दो तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, एक तरह का क्वेश्चन जिसमें वो कम ऊंचाई की बात करेगा, जैसे मैंने आपसे कहा 10 किलोमीटर से अंदर अंदर हाइट की बात करेगा, तो हमें इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। और इन जनरल हमें इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। दोनों रिजल्ट आपको आने चाहिए, कौन सा कब इस्तेमाल करना है ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। अगर ज्यादा हाइट पर इसका इस्तेमाल कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, और कम हाइट पर अगर इसका इस्तेमाल किया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो जब कम हाइट है तब नीचे वाले एक जो स्पेशल केस है उसका इस्तेमाल करना है, जब ज्यादा हाइट है तो जो मेन पापा जी हैं उसका इस्तेमाल करना है ना भाई। तो ये है वेरिएशन विद हाइट, दूसरी चीज। ठीक, तीसरी चीज वेरिएशन विद डेप्थ। तीसरा है भाई साहब वेरिएशन विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। तो अगर हम किसी डी डेप्थ, जैसे कुएं में घुस गए, ऐसा ही अगर अर्थ की सरफेस के अंदर घुस गए अगर हम, है ना, जैसे टनल वगैरह डिग करके अगर हम अर्थ के अंदर घुस गए हैं, ये अर्थ है, और अगर हम अर्थ के अंदर घुस गए हैं और हम यहाँ कहीं हैं, इस समय यहाँ कहीं हैं, है ना, जो कि अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ पर है, तो अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ पर हम यहाँ कहीं आ चुके हैं। तो डी डेप्थ क्या है, चित्र में अच्छे से देखो, डी डेप्थ का क्या मतलब है, ये गहराई है डी, है ना, ये गहराई है डी। ठीक है भाई। अर्थ का मास अभी भी वही है, अर्थ का सेंटर ये रहा, अर्थ का रेडियस आर ई या आर जो भी आप लेना चाहो, अर्थ का मास एम ई या एम जो भी। ठीक है, तो डी डेप्थ पर ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा उसको समझिए। फिर समझिए कि अगर सरफेस पर ग्रेविटी का वैल्यू है जी, और डी डेप्थ पर ग्रेविटी का वैल्यू है जी डैश, है ना, तो डी डेप्थ पर ग्रेविटी का वैल्यू अगर जी डैश है तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - (d/re), ये फॉर्मूला है। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशंस, किसी भी प्रकार के कोई भी अप्रोक्सीमेशंस नहीं है, दैट मीन्स ये मजे से मस्ती से लगेगा चाहे कितनी भी डेप्थ हो। इस फॉर्मूले को हम अर्थ के सेंटर तक भी ले जा सकते हैं। हेंस अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाऊं तो ग्रेविटी का क्या वैल्यू निकल कर आएगा, 0। तो व्हाट इज द ग्रेविटी वैल्यू एट अर्थ सेंटर, 0, है ना। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा वेरिएशन है अर्थ के रोटेशन की वजह से, चौथा वेरिएशन है जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से है, रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। अभी तक अर्थ घूम रही है उसका हमने कोई हिसाब नहीं लिया है, अभी तक अर्थ घूम रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, उसको हमने उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है। अर्थ तो घूम भी रही है ना, अर्थ तो घूम भी रही है। हेंस अगर घूमती हुई अर्थ को आप इमेजिन करते हैं, ये अगर अर्थ है और ये अपनी धुरी पर अपनी एक्सिस पर घूम रही है, ये अर्थ अपनी एक्सिस पर, ये एक्सिस दिखा देते हैं, ये अर्थ अगर अपनी एक्सिस पर किसी ओमेगा से घूम रही है भाई साहब, ऐसे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना। अच्छा जी, और इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा, ये अगर इक्वेटोरियल लाइन है, ये अगर इक्वेटोरियल लाइन है, और हम अर्थ के सरफेस पर अगर कहीं कोई लोकेशन की बात करें जो कि इस इक्वेटोरियल लाइन से किसी एंगल थीटा पर है,
देखना ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से समझना, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, और इस जगह पर ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो है अगर जी डैश, तो कहाँ है जी डैश? थीटा पर, थीटा एंगल पर, इक्वेटोरियल लाइन से थीटा एंगल पर अगर ग्रेविटी का वैल्यू जी डैश है, तो जी डैश का भी एक फॉर्मूला है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अर्थ का जो रोटेशन है, उस रोटेशन की वजह से, है ना, अर्थ का जो रोटेशन है उस रोटेशन की वजह से जो कहानी बनती है, वेरिएशन जो बनता है वो है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ओमेगा अर्थ का ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है रेडियस ऑफ अर्थ कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला एंगल है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ आर ई ओमेगा स्क्वायर थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला भाई, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो ये चौथा वेरिएशन है, चौथा वेरिएशन है ग्रेविटी में। ठीक, इसमें थीटा को अगर 0 कर दोगे तो कहाँ आ जाओगे? इक्वेटर पर। और थीटा को 90 कर दोगे तो कहाँ आ जाओगे? पोल्स पर। तो देखो ध्यान से, थीटा को 0 कर दोगे तो क्या कॉस थीटा 1 हो जाएगा और ग्रेविटी का वैल्यू सबसे कम आएगा, और थीटा को 90 कर दोगे तो कॉस 90 0 हो जाएगा और ग्रेविटी का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। तो क्या, तो क्या हम इस एक्सप्रेशन में ऐसा कह सकते हैं क्या कि इस एक्सप्रेशन में ये जो जी है, ये जो जी वैल्यू है ना, ये जी वैल्यू पोल पर ग्रेविटी है। ये जो जी वैल्यू है ये कहाँ है? ये पोल पर है। देखो ध्यान से, ये जो जी वैल्यू है, क्योंकि जी डैश बराबर जी हो जाएगा कहाँ? पोल्स पर, तो ये तो पोल पर वैल्यू है ना। और ये जी डैश वैल्यू अर्थ की सरफेस कहीं पर भी है ना। और अगर हम इक्वेटर पर बात करें तो क्या हम इस एक्सप्रेशन से ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल टू ग्रेविटी एट पोल्स माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ अर्थ ई इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। और क्या हम ये भी कह पाएंगे कि पोल्स पर ग्रेविटी का वैल्यू इक्वेटर से ज्यादा है? पोल्स पर ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो इक्वेटर पर ग्रेविटी का जो वैल्यू है उससे ज्यादा है। ये दो बातें हम यहाँ से कह पाएंगे। और अब इस तरह के क्वेश्चन एनकाउंटर कर पाएंगे कि अगर अगर अचानक रुक जाए, अगर अचानक घूमना बंद कर दे, रुक जाए, तो क्या होगा? या अचानक अगर दुगनी स्पीड से घूमने लगे तो क्या होगा? इस तरह के बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े आसान हैं, उनका जवाब बड़े मजे से दे सकते हैं। ध्यान से देखें, पोल पर अर्थ के घूमने का कोई भी इफेक्ट नहीं है। पोल पर अर्थ के घूमने का कोई भी इफेक्ट नहीं है। हेंस ओमेगा का कुछ भी होता हो, ओमेगा बढ़ जाए, घट जाए, मर जाए, 0 हो जाए, पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी फर्क पड़ेगा बाकी सब जगहों पर पड़ेगा, क्योंकि किसी भी जगह पर ग्रेविटी का एक्सप्रेशन हम ऐसा देख रहे हैं, ग्रेविटी का एक्सप्रेशन ऐसा है। हेंस अगर ओमेगा बढ़ जाता है तो जो माइनस वाला टर्म है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हेंस अर्थ के ओमेगा बढ़ने का इफेक्ट सभी जगहों पर यह होगा कि ग्रेविटी की वैल्यू गिर जाएगी एक्सेप्ट पोल्स। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। तो ऐसा समझना, एज ओमेगा इंक्रीजेस, एज ओमेगा इंक्रीजेस ग्रेविटी फॉल्स एवरीवेयर, ग्रेविटी की वैल्यू फॉल्स एवरीवेयर एक्सेप्ट पोल्स। ग्रेविटी की वैल्यू फॉल्स एवरीवेयर एक्सेप्ट पोल्स। समझ लो इस बात को, अगर अर्थ का ओमेगा बढ़ जाता है तो ग्रेविटी की वैल्यू सब जगह गिरेगी, और पोल्स को छोड़ के सब जगह गिरेगी, एक चीज। और ये जो डिक्रीमेंट है, ये जो गिरावट है, ये सबसे ज्यादा कहां होगी? इक्वेटर पर, है ना। तो ग्रेविटी डिक्रीजेस एवरीवेयर एक्सेप्ट पोल्स एंड मैक्सिमम डिक्रीज, मैक्सिमम डिक्रीज, मैक्सिमम डिक्रीज इज एट इक्वेटर, क्योंकि वहां cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है, सिमिलरली घट जाती है, अगर ओमेगा की वैल्यू घट जाती है तो ग्रेविटी बढ़ेगी। अगर ओमेगा की वैल्यू घट जाती है तो अब लेस नेगेटिव चीज सब्ट्रैक्ट होगी, लेस नेगेटिव चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो हम यही तो कहेंगे कि वैल्यू बढ़ रही है। लेस नेगेटिव चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो हम कहेंगे ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ रही है एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर एक्सेप्ट, एवरीवेयर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहाँ? एक्सेप्ट पोल्स। पोल्स को छोड़ के सब जगह बढ़ेगी। और ये जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा? इक्वेटर पर। मैक्सिमम इंक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पर? एट इक्वेटर। ये जो इंक्रीमेंट है ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा भाई साहब?
मैक्सिमम इक्वेटर पर होगा। बहुत क्वेश्चन इस पर बनते हैं, बड़े ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मजेदार चीज है, क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं और बहुत आसान से मैंने फटाफट फटाफट आपको ये रिवाइज करा दिया है। ठीक, अब हम सीधे चल रहे हैं टुवर्ड्स केपलर लॉ। तो अब हमारी जर्नी केपलर लॉ पर आ जाएगी। ठीक है भाई। तो केपलर लॉ क्या कहता है? केपलर के 3 लॉ हैं, आप अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो केपलर फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, है ना, तो केपलर लॉ, कैपलर्स कैपलर्स लॉ, जिसको लॉ फर्स्ट लॉ को जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, केपलर लॉ किसके लिए लगता है पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम केपलर लॉ में घुस जाएंगे। केपलर लॉ लगता किसके लिए? तो केपलर का जो लॉ है वो लगता है, एक्चुअली एक शब्द है जिसको कहते हैं बाउंडेड सिस्टम। क्या कहते हैं? बाउंडेड सिस्टम। तो केपलर लॉ बाउंडेड सिस्टम्स पर लगता है। बाउंडेड सिस्टम्स का क्या मतलब है सर? बाउंडेड सिस्टम का मतलब वो ऐसे सिस्टम्स जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं जा सकते हैं, बंधे हुए हैं एक दूसरे से, जैसे अर्थ सन, हम और अर्थ, मून और अर्थ, बाउंडेड सिस्टम्स, है ना। हमारा पूरा सोलर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ बाउंडेड सिस्टम। तो क्यों नहीं अर्थ मून को छोड़ के चली जाती है? काहे अर्थ मून के चक्कर में जो मून अर्थ के चक्कर में पड़ा है, काहे अर्थ सन के चक्कर में पड़ी है, काहे नहीं छोड़ के चले जाते हैं? छोड़ जाइए ना, काहे नहीं छोड़ देते हैं, काहे चक्कर लगा रहे हैं? अगर ऐसा कोई पूछे तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि बाबू छोड़ के इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि छोड़ के जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ही नहीं है हमारे पास। तो दैट मीन्स बाउंडेड सिस्टम वो होते हैं जिनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो बाउंडेड सिस्टम वो होते हैं जिनकी टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो ये एनर्जी डेफिशिएंट सिस्टम होते हैं, लेस देन जीरो होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। एनर्जी है ही नहीं तो जाएंगे कैसे? हाँ, कहीं से मिल जाए तो जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, पर अभी तो नहीं है तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी बाउंडेड सिस्टम का एग्जांपल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बात कर लें, चाहे अर्थ सन की बात कर लें, चाहे मून अर्थ की बात कर लें, चाहे सन और गैलेक्सीज की बात कर लें, कोई भी बाउंडेड सिस्टम का एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो बाउंडेड सिस्टम बनता ही तब है जब उस सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। दैट मीन्स वो बेसिकली एनर्जी डेफिशिएंट सिस्टम होता है, वो एनर्जी डेफिशिएंट सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में -13.6 eV है। तो -13.6 eV जो माइनस का साइन है ये बता रहा है कि बाउंडेड सिस्टम है। अब मैं एक शब्द बोलूंगा, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या? बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिस एनर्जी से ये बंधा हुआ है। दैट मीन्स जो डेफिशिएंसी है, एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी मतलब जिस एनर्जी से वो बंधा हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी या मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी इज लाइक नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि केपलर्स लॉ किस पर लगेंगे? बाउंडेड सिस्टम्स पर लगेंगे। बाउंडेड सिस्टम्स कौन है? जिनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है ना, और उनके लिए एक शब्द बनाया जाता है बाइंडिंग एनर्जी, और वो बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए। आ गया भाई साहब? अच्छा, वापस आ जाए केपलर लॉ पर। केपलर के 3 लॉज हैं, हम अच्छे से जानते हैं। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है केपलर का फर्स्ट लॉ केपलर का फर्स्ट लॉ जिसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। केपलर के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऐसा अगर कोई बाउंडेड सिस्टम हुआ तो पार्टिकल एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं जा पाएंगे। तो पार्टिकल जिस पाथ पर चलेंगे उसको ऑर्बिट बोलेंगे। पार्टिकल जिस पाथ पर चलेंगे उसको ऑर्बिट बोलेंगे। पार्टिकल जिस पाथ पर चलेंगे उसको ऑर्बिट बोलेंगे। और केपलर के फर्स्ट लॉ के अनुसार ये जो ऑर्बिट्स हैं ये 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो सर्कुलर या इलिप्टिकल। तो एज पर केपलर फर्स्ट लॉ ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो सर्कुलर हो सकते हैं
सर्कुलर या इलिप्टिकल, या तो सर्कुलर हो सकते हैं या इलिप्टिकल हो सकते हैं, है ना। दो ही प्रकार के बाउंडेड सिस्टम के ऑर्बिट दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो सर्कुलर या तो इलिप्टिकल। अगर सर्कुलर हुआ तो जैसे अर्थ सन सिस्टम की बात करें तो जो हैवी वाला पार्टिकल है, अगर सर्कुलर ऑर्बिट हुआ तो फिर सर्किल के सेंटर पर हैवी पार्टिकल होगा। तो अगर ऑर्बिट सर्कुलर हुआ तो जो हैवी हैवी पार्टिकल है ना, वो सर्किल के सेंटर पर होगा। अगर सर्कुलर ऑर्बिट हुआ तो हैवी पार्टिकल एट सेंटर ऑफ सर्किल, हैवी पार्टिकल एट सेंटर ऑफ सर्किल, एट सेंटर ऑफ सर्किल। अगर ऑर्बिट सर्कुलर हुआ तो उस सर्किल का जो सेंटर है, हैवी पार्टिकल वहां बैठा होगा। अगर इलिप्टिकल हुआ तो हम जानते हैं एलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो जो हैवी पार्टिकल है वो दोनों में से किसी एक फोकस पर होगा। तो हैवी पार्टिकल एट ईदर फोकस, हैवी पार्टिकल हैवी पार्टिकल एट ईदर फोकस, दोनों में से कोई, ईदर फोकस दोनों में से कोई एक, जो फोकस दोनों दो फोकस होंगे उन दोनों में से किसी एक फोकस पर हैवी पार्टिकल बैठा होगा। इसका थोड़ा विजुअलाइजेशन भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास ड्रॉ करने की सुविधा है ना। तो मान लेते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट को अगर मैं इस तरीके से दिखाता हूं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का चित्र बनाया मैंने, ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा दिखेगा और सर्कुलर ऑर्बिट सर्किल जैसा ही दिखेगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट का ई चित्र बनाया, ये सर्कुलर ऑर्बिट रहा, है ना, ई रहा सर्कुलर ऑर्बिट और ऊ रहा इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये रहा सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, और ई रहा इलिप्टिकल ऑर्बिट। एरो लगा देते हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट मतलब कि ऐसन कुछ और इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कि ऐसन कुछ, है ना। तो अगर ऑर्बिट सर्कुलर है भाई साहब, तो मान लेते हैं कि कैपिटल एम और स्मॉल एम दो दो लोग हैं। तो कैपिटल एम जो हैवी वाला पार्टिकल है जैसे कि सन, है ना, वो कैपिटल एम तो सेंटर पे बैठ जाएगा, और जो लाइटर वाला पार्टिकल है स्मॉल एम, वो लाइटर वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, है ना। और अब लाइटर वाला पार्टिकल कैपिटल एम के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे लगाएंगे एंड लगाएंगे, हेंस ये इसको रेडियस लेते हुए इसके चारों तरफ घूमेगा, है ना भाई। तो स्मॉल एम वाला पार्टिकल कैपिटल एम के चक्कर लगाएंगे, तो स्मॉल एम वाला पार्टिकल कैपिटल एम के चक्कर लगाएंगे ऐसे ऐसे, है ना। कैपिटल स्मॉल एम वाला जो पार्टिकल है उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो चलेगा, इस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। अभी उसका एक्सप्रेशन भी लिखूंगा। तो स्मॉल एम वाला पार्टिकल किसी वी नॉट स्पीड से, स्मॉल एम वाला पार्टिकल किसी वी नॉट स्पीड से, किसी वी नॉट स्पीड से ऐसे गोल 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 कैपिटल एम के चारों तरफ घूम रहा है। कैपिटल एम कहाँ है? कैपिटल एम सेंटर पर है। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि एलिप्स की एक तो होती है मेजर एक्सेस और एक होती है माइनर एक्सेस। ये दो एक्सेस होती हैं एलिप्स के, ये दोनों एक्सेस बना दी राजा बेटा बनकर, है ना भाई। और एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, और हमने समझा कि दोनों में से किसी एक फोकस पर हैवी वाला पार्टिकल बैठा होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो फोकस है, इस वाले फोकस पर हैवी पार्टिकल कैपिटल एम मास का जो पार्टिकल है वो यहाँ बैठा हुआ है, और स्मॉल एम मास का जो पार्टिकल है वो इस एलिप्स की सरफेस पर लगातार ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। तो मान लेते हैं स्मॉल एम वाला पार्टिकल यहाँ कहीं है ना भी। यहाँ भी अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों को कुछ इस तरह से आपस में जोड़ सकते हैं, और स्मॉल एम वाला पार्टिकल कैपिटल एम के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे ये इस सर्किल में घूम रहा है, ऐसे ये एलिप्स में घूम रहा है ना। जैसे ही यहाँ पर इसके पास कोई वेलोसिटी होगी, ऐसे ही यहाँ भी इसके पास कोई वेलोसिटी होगी। सही बात है ना भाई, इसके पास भी कोई वेलोसिटी होगी, पर इस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसके पास भी कोई वेलोसिटी होगी, इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम नहीं दे रहे हैं। क्यों नाम नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, या कह लीजिए जो स्पीड है वो वेरिएबल है। तो अगर v स्पीड है तो v स्पीड लगातार वेरी करती है, जबकि यहाँ ये कांस्टेंट है ना, इसीलिए इसको नाम दिया, इसको नाम नहीं दिया। तो v नॉट का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी नाम है वी नॉट का, और ये कांस्टेंट होती है। तो वी नॉट यहाँ कांस्टेंट है, और यहाँ वी वेरिएबल है, वी वेरिएबल है ना, यहाँ वी वेरिएबल है, इसलिए इसको नाम नहीं दिया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग वी वैल्यूज होंगी। ठीक, तो अभी मैं केवल इतना बता रहा हूं आपको कि ऑर्बिट जो है वो ऐसे भी हो सकते हैं सर्कुलर, और ऐसे भी इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। तो पार्टिकल ऐसे एलिप्स के चारों तरफ ऐसे घूमता हुआ ऐसे एलिप्स पर घूमेगा, ऐसे ऐसे करके दो ऑर्बिट हो सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है। अच्छा जी, इसमें से सर्कुलर ऑर्बिट की अगर हम और थोड़ी, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ा आसान है,
इलिप्टिकल ऑर्बिट की तुलना में सर्कुलर ऑर्बिट आसान है। हेंस अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट को थोड़ा और डिटेल में देखें, सर्कुलर ऑर्बिट, तो कुछ बातें हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए की जा सकती हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कुछ बहुत मजेदार चीजें हैं जो करी जा सकती हैं। तो इसलिए सर्कुलर ऑर्बिट को थोड़ा अलग से एक बार और देख रहे हैं अपन। तो मान लेते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट है, इस तरह की कुछ कहानी है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, कैपिटल एम वहीं सेंटर पे बैठा है चुपचाप, ये कैपिटल एम है जो ऐसे सेंटर पे बैठा है, ऐसे ये है कैपिटल एम, और स्मॉल एम जो है स्मॉल एम पार्टिकल यहाँ कहीं है, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, और मान लेते हैं कि आर रेडियस के सर्किल में घूम रहे हैं दोनों भाई, ये दोनों भाई आर रेडियस के सर्किल में घूम रहे हैं, है ना। तो लेट अस इमेजिन आर रेडियस के सर्किल में ऐसे घूम रहे हैं, और ऐसे ऐसे चक्करबाजी चल रही है। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल एम जिस वेलोसिटी से घूमेगा उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो स्मॉल एम के पास जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। आइए इस ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम को अपनी तरफ खींच रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी बनेगा। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, और वो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बहुत आसान है ना, बहुत ही ज्यादा आसान। तो देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, और हमें एक बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन मिला कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, पहली चीज मिली जो बहुत ही ज्यादा मजेदार और अच्छी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट जी एम बाय आर। ठीक, अच्छा जी। अब अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिख के टोटल एनर्जी लिखना चाहूं, है ना, टोटल एनर्जी लिखना चाहूं, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इस सिस्टम की अगर मैं लिखना चाहूं तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है सिंपल एज दैट। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर हो गई काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी भाई। वी नॉट की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देते हैं, तो क्या दिखाई देगा, यहां रख देंगे अगर, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 आर और माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा वो ये है कि भाई साहब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 आर। अभी जो पीछे मैंने बात कही थी कि जो जो बाइंडेड सिस्टम होते हैं उनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, क्या वो बात फिर प्रूव हो गई, जो बाइंडेड सिस्टम होते हैं उनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, क्या वो बात फिर प्रूव हो गई। क्या इस सर्कुलर ऑर्बिट सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी आ गई, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 आर। अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी लिखना चाहूं तो अभी मैंने समझाया था बाइंडिंग एनर्जी इसका मैग्नीट्यूड होता है बस, हेंस बाइंडिंग एनर्जी कितनी, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी, तो बाइंडिंग एनर्जी है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 आर, है ना। एक सर्कुलर सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी, सर्कुलर सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी ये रही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह वगैरह को आप देखें तो कुछ बहुत मजेदार बातें मैं कर सकता हूं जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको याद रखना है, सिलेक्शन डायरी में भी आपको लिखना है, जिनको याद भी रखना है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली देखते जाओ और समझते जाओ। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम बाय आर, और टोटल एनर्जी है माइनस जी एम एम बाय 2 आर, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। सही है जी, अच्छा जी। और देखिए, और देखिए, टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो बाइंडिंग एनर्जी है और वही काइनेटिक एनर्जी भी है। हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी। दैट मीन्स किसी सिस्टम के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही और मिल जाए
तो वो एस्केप कर जाएगा, है ना। तो ये कुछ रिलेशनशिप हैं जो बहुत मजेदार हैं, जो सर्कुलर सिस्टम्स के लिए लगते हैं, जो हमें समझ में आने चाहिए, जो हमें समझ में आने चाहिए। ठीक, ठीक है भाई। अब एक शब्द है एस्केप वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एस्केप वेलोसिटी, उसको थोड़ा सा देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या? एस्केप एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिसको दे देने पर कोई भी सिस्टम अनबाउंड हो जाता है। एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिसको दे देने पर कोई भी सिस्टम उतनी काइनेटिक एनर्जी इकट्ठी कर लेता है कि फिर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम टोटल जीरो हो जाता है। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम टोटल जीरो हो जाता है। हेंस अगर आप किसी सिस्टम को एस्केप वेलोसिटी जिसका सिंबल है वीई दे देते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ एम वीई का स्क्वायर और प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, उन दोनों का सम टोटल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो कभी भी अगर हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी हो तो एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए इस फंडे का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस पी बराबर जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल जीरो हो जाए, वो वेलोसिटी या वो एनर्जी, वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। सो दैट सिस्टम उतनी एनर्जी जुगाड़ ले कि जीरो हो जाए, अनबाउंड हो जाए। अनबाउंड होने के लिए टोटल एनर्जी पॉजिटिव होना या जीरो होना जरूरी है। ठीक, अब दो तीन जगह हैं जहां से एस्केप वेलोसिटी निकाली जा सकती है। वीई एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट, किसी प्लैनेट के सरफेस, किसी प्लैनेट के सरफेस से अगर एस्केप करना हो तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है भाई। तो कोई प्लैनेट है और उस प्लैनेट के सरफेस से एस्केप करना है, ये प्लैनेट है मान लेते हैं, और इस प्लैनेट के सरफेस से किसी को एस्केप करना है, यहां से किसी को एस्केप करना है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? ठीक, तो एज पर डेफिनेशन क्या हाफ एम वीई का स्क्वायर, अगर इसका मास स्मॉल एम है और ये जो प्लैनेट है इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका मास है एम, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां से देखो जरा वी का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां से वी का वैल्यू आ रहा है रूट टू जी एम बाय आर, रूट टू जी एम बाय आर, कैपिटल आर लेना चाहिए था, रूट टू जी एम बाय कैपिटल आर, रूट टू जी एम बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर को हम स्टैंडर्ड जी जो सरफेस पर ग्रेविटी का वैल्यू होता है उसको जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। हेंस कैपिटल आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो इसी चीज को हम रूट टू जी आर भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम रूट टू जी आर भी लिख सकते हैं। और यहां भी दो तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे कि भाई एस्केप वेलोसिटी का रेडियस के साथ क्या संबंध है। तो क्या आप देख रहे हैं कि पहला वाला रिलेशनशिप वी प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट आर, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वीई प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट आर भी लिखा जा सकता है एंड वीई प्रोपोर्शनल टू रूट आर भी लिखा जा सकता है। वीई प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट आर कब लिखा जाएगा? जब मास कांस्टेंट है, जैसे मैंने उधर बताया था आपको स्मॉल जी के लिए, ऐसे यहां भी समझ लीजिए, ऐसे यहां भी समझ लीजिए, जब मास कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट, तो जब कैपिटल एम कांस्टेंट है तब वी प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट आर है, और जब जी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तब वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर। ठीक, तो ये है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। अब अगर किसी एच हाइट, प्लैनेट से किसी एच हाइट पर एस्केप वेलोसिटी निकालनी हो, वीई एट हाइट एच, एट हाइट, एट हाइट एच फ्रॉम फ्रॉम प्लैनेट, किसी प्लैनेट से एच हाइट पर अगर एस्केप वेलोसिटी निकालनी हो तो करना तो वही है ना। तो मन में सोचो, केवल मन में सोचो, है ना। अब तो सब समझ में आ ही रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वीई का स्क्वायर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, क्योंकि एच हाइट पर है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। सही बात है। तो देखो एसके वेलोसिटी कितना आ गया, तो एसके वेलोसिटी वीई का वैल्यू आ गया है अंडर रूट ऑफ टू जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, आर प्लस एच, आर प्लस एच, है ना, अंडर रूट ऑफ टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ये किसी एच हाइट से एसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, एसके वेलोसिटी का, किसी एच हाइट से एसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। और तीसरी और आखिरी चीज है, तीसरी और आखिरी चीज है, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई हो और उसको वहां से एस्केप करना हो, एस्केप वेलोसिटी वीई फॉर फॉर ए पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर अ पार्टिकल
इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में हो और उसको वहां से एस्केप करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉलर रेडियस का कोई सर्कुलर ऑर्बिट में, ये लो स्मॉलर रेडियस की किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मान लेते हैं कोई है, कोई पार्टिकल है, ठीक। तो स्मॉलर रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट इमेजिन करो, ये सेंटर हो गया। स्मॉलर रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट इमेजिन करो, है ना। और इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये कैपिटल एम हो गया, ये स्मॉल एम हो गया, सही है भाई। ऐसा स्मॉलर रेडियस का अगर मैं ऐसा एक सर्कुलर ऑर्बिट इमेजिन करता हूं, तो इसमें ये पार्टिकल, इसके पास ऑलरेडी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, है ना। वीओ तो इसके पास होगी क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो वीओ तो इसके पास है ही सही। हम वीई निकालना चाहते हैं, हम वीई निकालना चाहते हैं, तो फंडा तो वही है हमारा, वी निकालने का फंडा तो सब जगह सेम ही है। हेंस हाफ एम वीई का स्क्वायर, हाफ एम वीई का स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू कितनी आ गई अब, √2gm/r। वी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √2gm डिवाइडेड बाय r। और हमने देखा था √gm/r तो एस्केप, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, हेंस के एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस केस में हर केस कंडीशनल है, हर केस की अपनी कहानियां हैं, वो अच्छे से समझ में हमें आना चाहिए। तो 3 मैंने आपको केस बताए, एस के वेलोसिटी के 3 केस बताए, 1 2 3 करके 3 केस बताए, तीनों बोर्ड पर लिखे हुए हैं और बहुत क्लैरिटी से हमें समझ में आने चाहिए। तीनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, ठीक है भाई। तो एस्केप वेलोसिटी निकलती कैसे है, पहले तो ये समझाया मैंने, कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है। फिर उस एस्केप वेलोसिटी को 3 अलग अलग परिस्थितियों में लगाकर 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस निकाले, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, इस मेहनत का कोई फायदा हो रहा है। अब बढ़ जा रहे हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ केपलर की तरफ। केपलर सेकेंड लॉ, केपलर्स केपलर्स सेकेंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इस पर बनते हैं। इसको लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियाज। पहले को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोल रहे हैं, तो इसको लॉ ऑफ एरियाज बोल देते हैं, है ना। बहुत आसान सी चीज पर बेस्ड है केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ ये कहता है कि भाई ऑर्बिट चाहे सर्कुलर हो चाहे इलिप्टिकल हो, ऑर्बिट चाहे तो सर्कुलर हो और ऑर्बिट चाहे तो इलिप्टिकल हो, चाहे सर्कुलर हो चाहे इलिप्टिकल हो। एक बात तो 100% पक्की है, और वो ये और वो ये और वो ये कि जैसे अगर सर्कुलर है तो हैवी वाला पार्टिकल यहाँ है कैपिटल एम और छोटा वाला पार्टिकल यहाँ है स्मॉल एम, और अगर इलिप्टिकल है तो हैवी वाला पार्टिकल यहाँ है कैपिटल एम और छोटा वाला पार्टिकल यहाँ है स्मॉल एम। इन दोनों में से कोई भी केस हो, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर मैं कैपिटल एम और स्मॉल एम को जोड़ दूं एक लाइन से, ऐसे किसी भी मोमेंट पर अगर हम कैपिटल एम और स्मॉल एम को एक लाइन से जोड़ दें, तो स्मॉल एम पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुनना, स्मॉल एम पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से स्मॉल एम घूम रहा है या चल रहा है, स्मॉल एम पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से स्मॉल एम की कहानी चल रही है, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कैपिटल एम की तरफ डायरेक्टेड रहेगा? देखो ध्यान से दोनों फिगर्स में, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कैपिटल एम की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कैपिटल एम की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। हेंस अगर एक एक्सिस कैपिटल एम से पास करा दी जाए तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क दोनों केसेस में 0 रहेगा, और ऐसा हो जाने से टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट एम 0 रहेगा। टॉर्क ऑफ टॉर्क ऑफ टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट कैपिटल एम इज 0। और हम जानते हैं कि अगर टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम बदलता ही नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। हेंस क्या एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये हुआ भाई साहब कि एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। इस वजह से ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम निकलता कैसे है, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर से निकलता है, आई ओमेगा से निकलता है। तो इस केस में देखना, इस केस में तो इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v0, रेडियस है r, हेंस जब, और ये एंगल पहले ही 90 डिग्री का है, तो जब मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा m v0 r, एंड ऑब्वियसली m कांस्टेंट है, v0 है, r कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, हेंस दिस इज कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर जब हम यहां बात करेंगे तो थोड़ा मजेदार होगा। क्यों? इसलिए मजेदार होगा क्योंकि यहां पर एक तो ये आर भी वेरिएबल है, दोनों के बीच की दूरी लगातार बदलती रह रही है। दूसरा, इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वी, ये भी वेरिएबल होगा, है ना। इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वी, ये भी वेरिएबल होगा। हेंस जब मैं यहाँ एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा एल, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एम वी आर साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, है ना। थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो थीटा ये वाला एंगल आ जाएगा। अब एम वी आर साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, एम वी आर साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स एम तो कॉन्स्टेंट है, वी आर और थीटा तीनों बदल रहे हैं, पर वी इंटू आर इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट है। इंडिविजुअली तीनों बदल रहे हैं, वी आर और थीटा तीनों बदल रहे हैं, पर तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट है। वी आर साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट है। तो यहां से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसके कॉन्स्टेंट होने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसके कॉन्स्टेंट होने से। तो अगर मैं टी से टी प्लस डी टी टाइम के बीच ये जो एरिया स्वीप करेगा उसको निकालने की कोशिश करूं, टी से टी प्लस डी टी के बीच, ध्यान से देखना, टी से टी प्लस डी टी के बीच, टी से टी प्लस डी टी के बीच इलिप्टिकल, ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, ये ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट है मान लेते हैं, ठीक है भाई। और एक्सिस रही ये रही हमारी मेजर एक्सिस, मान लेते हैं ऐसी, है ना। तो जो मेरा हैवी पार्टिकल है वो हैवी पार्टिकल इस मेजर एक्सिस पर यहाँ कहीं बैठा हुआ है, यहाँ कहीं है, ठीक। मान लेते हैं कि स्मॉल मास का पार्टिकल यहाँ था, है ना, और टी टाइम बाद वो स्मॉल मास वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, जस्ट इमेजिन, ठीक। जस्ट इमेजिन कि स्मॉल मास वाला पार्टिकल टी टाइम पर यहाँ था और टी प्लस डी टी टाइम पर यहाँ आ गया, टी प्लस डी टी टाइम पर यहाँ आ गया, ठीक। तो स्मॉल मास वाला जो पार्टिकल है उसने कैपिटल एम के साथ जो एरिया स्वीप किया, अगर वो हम एरिया देखें तो स्मॉल मास वाले पार्टिकल ने कैपिटल एम के साथ जो एरिया स्वीप किया वो ये एरिया स्वीप किया है, वो ये एरिया स्वीप किया है, जो कि काइंड ऑफ एक ट्राइंगल जैसा है, जो कि काइंड ऑफ एक ट्राइंगल जैसा है ना। ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि ये अगर एक तरह का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा इमेजिन किया जाए, तो अगर इसके पास वेलोसिटी v थी तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसी चीज वी डी टी कहलाएगी, वी डी टी, है ना। ये आर था ही, ये आर था ही, ठीक। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो किसी तरीके से अगर हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाए, ये परपेंडिकुलर मिल जाए तो बस मजा आ जाए, है ना। किसी तरीके से अगर हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाए तो मजा आ जाए, सही बात है। और अगर आप इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, इस एंगल को तो थीटा पहले ही हमने बोल रखा है, तो अगर आप इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है, हेंस परपेंडिकुलर की वैल्यू है वी डी टी साइन थीटा। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू है वी डी टी साइन थीटा। हेंस इस छोटे से ट्राइंगल का जो एरिया बन रहा है, अगर उस एरिया को डीए बोलें तो डीए की वैल्यू है हाफ इंटू बेस जो कि है आर इंटू हाइट जो कि है वी डी टी साइन थीटा। हम ढूंढ रहे थे कि आर इंटू वी इंटू साइन थीटा क्या चीज है। देखो जरा, आर इंटू वी इंटू साइन थीटा क्या चीज है, आर इंटू वी इंटू साइन थीटा, आर इंटू वी इंटू साइन थीटा, इधर क्या मिल जाएगा हमें, टू टाइम्स ऑफ डी ए बाई डी टी। तो टू टाइम्स ऑफ डी ए बाई डी टी इज आर इंटू वी इंटू साइन थीटा, आर इंटू वी इंटू साइन थीटा, है ना। पीछे हमने समझ लिया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो है एम वी आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी आर साइन थीटा, है ना। हेंस अगर मैं इसको दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये चीज एंगुलर मोमेंटम एल बन जा रही है, ठीक है। क्या यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे कि m कांस्टेंट टू कांस्टेंट, तो डी ए बाई डी टी को भी कांस्टेंट होना होगा। हेंस डी ए बाई डी टी को हम एक नया नाम दे रहे हैं एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद द हैवी बॉडी या सन, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू L divided by 2m and is constant, L divided by 2m and is constant। दैट मीन्स बराबर समय में बराबर एरिया स्वीप करेगा, बराबर समय में बराबर एरिया स्वीप करेगा। डी बाई डी टी इज एल बाई टू एम, बराबर समय में बराबर एरिया स्वीप करेगा। तो न्यूटन तो केपलर सेकेंड लॉ विच इज बेसिकली लॉ ऑफ एरिया, क्यों, क्योंकि डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। लॉ ऑफ एरिया नाम क्यों है इसका, क्योंकि डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ
एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना, विद कैपिटल एम, विद कैपिटल एम इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद कैपिटल एम इज कांस्टेंट। ठीक, तो बेसिकली एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है केपलर सेकंड लॉ, एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात इसमें हो रही है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। फिर आ जा रहे हैं केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, है ना, जो कि बेसिकली लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहलाती है, लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहलाती है, लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहलाती है ना। अगर हम किसी सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट की बात करें तो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2πr डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड v नॉट, और ऑर्बिटल स्पीड v नॉट क्या है, √gm/r, हेंस दिस विल बी इक्वल टू 2πr और दिस इज √gm/r, ये r ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2πr⁵ डिवाइडेड बाय √gm, है ना। हेंस टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू r⁵ डिवाइडेड बाय √m, टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू r⁵ डिवाइडेड बाय m। जनरली लोग नीचे वाला m भूल जाते हैं, नहीं लिखते हैं, जिस वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे वाला m भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵ डिवाइडेड बाय √m। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ, दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है भाई, तो ये केपलर्स के लॉ हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस इन पर बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब बिल्कुल आखिरी चीज पर आ गए हैं जिसको डबल स्टार बोलते हैं, डबल स्टार सिस्टम। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे डबल स्टार, उसमें एक हैवी बॉडी था, एक लाइट बॉडी था, एक कैपिटल एम था, एक स्मॉल एम था। ऐसा हो जाने की वजह से जो ऑर्बिट है ना, वो कैपिटल एम जो है वो स्टेशनरी बिहेव कर रहा है। पर अगर ऐसा हो जाए कि दोनों के मासेस कंपैरेबल हों, अगर दोनों के मासेस कंपैरेबल हों, है ना, तो दो पार्टिकल हों और दोनों के मासेस कंपैरेबल हों, तो पता है क्या होगा, तो पता है क्या होगा, m1 और m2 करके, m1 और m2 करके दो मासेस हैं, r डिस्टेंस पर हैं और दोनों के मास कंपैरेबल हैं, तो पता है क्या होगा, इन पर आपस में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इनको कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाएगा। और अपन मान लें कि अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो ये एक डबल स्टार सिस्टम, ये एक डबल स्टार सिस्टम कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा है, लेट अस इमेजिन कि इन दोनों भाइयों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आता है, ठीक है जी। तो m1 की यहां से जो दूरी है अगर उसको r1 बोला जाए, m1 की यहां से जो दूरी है इसको अगर r1 बोला जाए सेंटर ऑफ मास की, और m2 की यहां से जो दूरी है अगर उसको r2 बोला जाए, तो m1 r1 रेडियस के सर्किल में इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, है ना। तो m1 जो है वो r1 रेडियस के सर्किल में, ऐसा r1 रेडियस के सर्किल में इस सेंटर के अबाउट घूमेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। ये m1 का मैंने ट्रैक दिखाया, और ऐसे ही m2 भी इसको सेंटर लेते हुए r2 रेडियस के सर्किल में घूमेगा, m2 भी इसको सेंटर लेते हुए r2 रेडियस के सर्किल में घूमेगा, समथिंग लाइक दिस। इसको सेंटर लेते हुए r2 भी, m2 भी r2 रेडियस के सर्किल में घूमेगा, इसको सेंटर लेते हुए ऐसे। अब दोनों का जो मोशन होगा वो बहुत ही मजेदार होगा। दोनों का मोशन कुछ इस प्रकार से होगा कि m1 वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है m1 वाला पार्टिकल, वो अगर ऐसे जाता है, नीचे की तरफ ऐसे जाता है और इस सर्किल पर ऐसे घूमता है, तो m2 वाला पार्टिकल जो है, ये जो m2 वाला पार्टिकल है, ये इस सर्किल पर ऐसे चलेगा और ऐसे घूमेगा सच दैट किसी भी मोमेंट पर m1 m2 एक ही लाइन ज्वाइनिंग के हिस्से बने। किसी भी मोमेंट पर अगर m1 की ये पोजीशन है तो m2 की पोजीशन ये होनी ही चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो किसी भी मोमेंट पर अगर यहाँ m1 है तो वहां m2 की पोजीशन होनी ही चाहिए। दैट मीन्स दोनों लोग सेम टाइम में कंप्लीट करेंगे, दैट मीन्स दोनों के टाइम पीरियड सेम होंगे, दोनों का ओमेगा सेम होगा, दोनों के टाइम पीरियड सेम होंगे और दोनों का ओमेगा सेम होगा, दोनों के टाइम पीरियड सेम होंगे, दोनों का ओमेगा सेम होगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, अगर हम R1 और R2 की वैल्यूज को समझें तो R1 सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, तो R1 है m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वैसे ही। ठीक, m1 पर जो फोर्स लग रहा होगा, ऐसे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा Gm1 m2
डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का स्क्वायर आर का स्क्वायर, और वो m1 को m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, वो m1 r1 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो देखिए m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, m1 m1 कटा, है ना, ओमेगा की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर r1, और r1 की ये वैल्यू रखूंगा मैं, है ना भाई, ये वैल्यू रखूंगा मैं, r1 की ये वैल्यू रखूंगा मैं, m2 तो m2 भी कट जाएगा, तो ऊपर में m1 प्लस m2 पहुंचेगा, जी m1 प्लस m2, जी m1 प्लस m2, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, नीचे में है आर क्यूब। ठीक, यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये डबल स्टार सिस्टम है जो आखिरी चीज है। इसके साथ ही अब हमने पूरा ग्रेविटेशन डिटेल में जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा देख लिया है और समझ लिया है। आइए अब इस पर थोड़े से क्वेश्चन देखें और बाकी फिर आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखें जरा क्या चाहता है क्वेश्चन। अगेन बहुत ज्यादा आसान बनेंगे यहाँ पर भी। इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज दिस, देन द डिस्टेंस ऑफ एन इमेजिनरी प्लैनेट फ्रॉम सन इफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 2.83 ईयर्स। क्या यूज होगा, केप्लर्स थर्ड लॉ यूज होगा, t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2 का इस्तेमाल होगा। तो T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 की पावर 3/2। अर्थ का टाइम पीरियड हमें पता है 1 ईयर, और उस फलाने का टाइम पीरियड है 2.83 ईयर्स। रखिए और सिंप्लीफाई करिए, बहुत आसान है। आंसर 2 बताता है एवरी प्लैनेट, ये भी 23 का क्वेश्चन है मेंस का, देखो जरा। Every planet revolves around the sun in elliptical orbit. The force acting on a planet is inversely proportional to the square of distance from the sun. सही है। Force acting on the planet is inversely proportional to the product of masses of the planet and the sun. गलत है, ये सही है। The centripetal force acting on the planet is directed away from the sun. गलत है। The square of time period of revolution is directly proportional to the cube of the semi major axis of ellipse. बिल्कुल ही बिंदास रूप से सही है। Distance between sun and earth is r. Duration of year if the distance between sun and earth becomes 3r. Again t square proportional to r cube या t proportional to r to the power 3/2 का इस्तेमाल होगा। Two planet this 22 का क्वेश्चन are having their period of revolution TATB such that t is equal to 2TB. These planets are revolving in circular orbits of radius RARB. Which of the following would be the correct relationship of their orbits? तो two equal masses having t and tb such that t is equal to 2TB. तो क्या यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब, है ना भाई। TA इज 2TB, तो T1 इज 2TT, तो यहाँ 4 का टर्म आ जाएगा, यहाँ 4 का टर्म आ जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू RA बाय RB टू द पावर 3, है ना भाई, RA बाय RB टू द पावर 3। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो है ना, तो टी ए इज इक्वल टू 2TB, वहां 4 का टर्म आ गया, तो RA बाय RB इज इक्वल टू RA/RB, RA का क्यूब इज इक्वल टू 4RB का क्यूब, है ना। राइट आंसर ये रहा, राइट आंसर हमारा, बहुत इजी। ठीक, ठीक है जी, चलिए जी। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस मैं इधर होमवर्क में आपको छोड़ूंगा, आप ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क में करेंगे। पढ़ा मैंने आपको सब कुछ दिया ही है, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो इसको क्रिस्प और छोटा ही रखते हैं। PYQs अब आपने और करने हैं, बहुत सारे PYQ स्लाइड में हैं जो आपको मिल जाएंगे, वो आप एज अ होमवर्क करेंगे, है ना भाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रेविटेशन पूरा क्रिस्प तरीके से रिवाइज हो गया और अब क्वेश्चन करने की स्थिति में हम सब लोग आ चुके हैं। ठीक, तो चलो बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले किसी रोचक कहानी के साथ, और ऐसे ही अगले किसी टॉपिक को समेटेंगे कम से कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। इसी तरीके से मेहनत करते रहें, लाइक करें सब्सक्राइब तो क्या ही करेंगे आप, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं, है ना भाई। और ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, उसका फ़ायदा आप सब मिलकर उठाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। मनीष शर्मा मैं यहाँ से साइन ऑफ करता हूँ। बाय 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 बाय।